ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, कैसा रहा कल? घर गए लिखे उस चीज़ों को जो बोला था? आप लोग तो आए नहीं। हाँ नहीं, ठीक है, बट आपको आना चाहिए था ना ऑन टाइम। फर्स्ट डे कभी नहीं छोड़ा जाता किसी भी चीज़ का। अब जो हो गया फर्स्ट डे वो हो गया, वो रिपीट नहीं होता है। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करना। ठीक है, जो पहला सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या आपका? इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मीनिंग पता है ना दोनों का अलग अलग? कल बात किए थे हम लोग कि हाउ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्लियर है? हम पॉलिटी को समझने के लिए हम क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? पॉलिटी है। और उस स्ट्रक्चर को जिस बुक पे लिखा हुआ है, जो बुक से हम उस पूरे स्ट्रक्चर को रन करते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? ओके, तो इसको पढ़ने से पहले देखो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, तभी आप लोगों को पॉलिटी को अच्छे से समझ पाओगे। नहीं तो अगर मैं सीधा उठाकर पढ़ाना चालू कर दूं पहले चैप्टर से, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिसिंग होगी। क्लास 9th और 10th की बुक मिली सभी को? पढ़ना चालू किया, स्टार्ट रीडिंग किया? अच्छा लग रहा है उस बुक को पढ़ने में? इंगेजिंग है? मज़ा आता है? ठीक है, हाँ, इंजॉय करोगे। धीरे धीरे क्या होगा, लर्निंग के साथ साथ आप लोगों का क्या होगा, एक रिलेशन बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लास 9th और 10th की जो NCERT है पॉलिटी की, वो लेना है आपको। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 बुक का नाम है। वो दोनों बुक लीजिए, उसको स्टार्ट करना है पढ़ना, और कब तक खत्म करना है? बाय 8 अगस्त तक। 8 अगस्त तक वो दोनों बुक आपकी खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट रीडिंग। और सिर्फ रीड नहीं करना है, अच्छे से समझ कर पढ़ना है। क्लियर है? ओके, चलिए आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आपका UPSC मेंस पे ये कहाँ पर आता है? किस पेपर में? GS जनरल स्टडीज के पेपर 2 में आता है। ठीक है, कल बात किए थे हम लोग। इसके साथ साथ और क्या था आपका? गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मेंस पे। और प्रीलिम्स में तो एक नॉर्मल सब्जेक्ट है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहली बात, ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट कहाँ से हुई? ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट कहाँ से हुआ? और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से आया? व्हाट दिस कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स? कॉन्स्टिट्यूशन, सो ये जो वर्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं हम लोग, तो पढ़ लेते हैं कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया, जो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाते ना। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेडिसन। ठीक है, जिन्होंने दिया था बिल ऑफ राइट्स, द 10 फंडामेंटल राइट्स इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड इज द बिल ऑफ राइट्स। हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट अलग है, अमेरिका में मिला था फंडामेंटल राइट, जिसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स से जानते हैं। ठीक है, और उस बिल ऑफ राइट्स में जो 10 राइट्स फर्स्ट टाइम दिया था, उनका नाम क्या था? मेडिसन। और दैट मेडिसन इज नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? बट अगर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसन है, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड अमेरिका में डिराइव हुआ? किसी अमेरिकन वर्ड से आएगा? और इंग्लिश वर्ड है या लैटिन वर्ड है? कहाँ से आया ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड? इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच। ठीक है, और फ्रांस में इसके लिए जो नॉर्मल वर्ड किया गया था, सो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूयो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूयो, नॉट एन के और का जो वर्ड है क्या? कॉन्स्टिट्यूटिव। सो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव। आप लोग लिखना नहीं है कुछ, डोंट जस्ट फोल्ड योर हैंड्स, सो सम थिंग्स। आप लोग भी बिल्कुल हाथ चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जहाँ पर रुकने बोलूँगा वहाँ जरूर रुकना। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव, अ फ्रेंच वर्ड। और अगर देखेंगे इस कॉन्स्टिट्यूटिव का, तो इसका मतलब क्या था? कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स एनी टाइप्स ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स। ठीक है, इट मीन्स एनी टाइप ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स बाय, उस टाइम पे क्या होते थे? किंग्स होते थे ना, एंड किंग्स को हम क्या बोलते थे? किंग्स वगैरह को क्या बोलते हैं? इंपीरियल। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ड्स है, इसका मतलब क्या है? रूल्स एंड ऑर्डर बाय इंपीरियल अथॉरिटी, बाय द इंपीरियल अथॉरिटी, जो कि कौन थे? किंग्स थे। सो बाय इंपीरियल अथॉरिटी। बाय इंपीरियल अथॉरिटी।
जो आपके किंग्स थे उस टाइम पे, जो किंग होते थे जैसे जार निकोलस थे, अलग अलग किंग्स थे अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो उनके द्वारा जो भी रूल्स बनाए जाते थे, जो भी लॉज बनाए जाते थे, एक्ट बनते, सबको उन्होंने क्या बोलते थे उस समय, कॉन्स्टिट्यूट। और उसी कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से बाद में क्या आपका डिराइव हुआ, द वर्ड कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली द रूल्स, द ऑर्डर्स, द एक्ट, और ये बोल सकते हैं ये क्या है, आपका एक लॉ है जो, और कैसा लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ है जिसको बोलते हैं द बेसिक लॉ ऑफ लैंड, एक ऐसा लॉ जिसने सारे के सारे लॉ को, उसी लॉ से डिराइव होते हैं, उस लॉ से सारे लॉ बाहर आते हैं, और वो लॉ पूरे के पूरे लैंड में जितने भी चीजें हैं उस जगह की, उस हर एक चीजों को वो क्या करता है, टच करता है। दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक लॉ ऑफ लैंड। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, विच मीन्स द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द इंपीरियल अथॉरिटी। However, in later time में क्या हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल अथॉरिटी नहीं रह गई, इंपीरियल अथॉरिटीज सारे के सारे क्या हुए, खत्म हुए। जितने भी किंग्स थे, कुछ रेवोल्यूशन हुआ, और उस रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, ये किंग के हाथ से पावर चली गई, और धीरे धीरे क्या हुआ, हमने एक नया सेटअप स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं सेटअप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। और जब ये गवर्नमेंट का सेटअप बना तो यही कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर के लिए हमने क्या किया, एक लेजिस्लेचर बनाई, एक असेंबली बनाई, और उसने क्या किया, एक लॉ बनाकर दिया, और उस लॉ को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमने किया। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक लॉ ऑफ लैंड, इज अ बेसिक लॉ ऑफ लैंड। द मोस्ट फंडामेंटल लॉ, द फर्स्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ये सबसे बेसिक लॉ है। जितने भी लॉ हैं इस लॉ को कंफर्म करने चाहिए, या इस लॉ में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा एक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। सो इट इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड द मोस्ट बेसिक लॉ ऑफ लैंड, जो कि हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ रहा है? एंड द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेडिसन। मेडिसन इज नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Madison is known as the father of constitution, and the father of Indian constitution, Dr. B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar और भीमराव अंबेडकर। Dr. B.R. Ambedkar is known as father of Indian constitution. क्लियर है यहां तक सब कुछ? ठीक है। अब देखो, बी आर अम्बेडकर ने एक लॉ बनाया या एक चीज़ें बनाई जिसको बोला गया, हमने क्या कहा उसको, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक लॉ बनाया गया, जो चीज़ें बनाई गई, उस लॉ को एक दिन में बनाया गया? इट टेक टाइम्स, एक बहुत लंबा टाइम लगा। और टाइम लगा, साथ ही साथ हमने क्या किया, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन उस समय अवेलेबल थे वर्ल्ड में, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या किया, देखा, उसको समझा। और हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे थे तो इसमें दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे थे। ऐसा नहीं था कि किसी किताब को उठाया, पढ़ लिया और लिख दिए। इन्होंने दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का कोशिश किया। ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। जो हमारी एक असेंबली बनाई गई थी, जिसने संविधान को बनाया, जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसने दो चीज़ों को पढ़ा। फर्स्ट थिंग, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को जो कि किसी बुक्स में लिखे हुए थे, दोज आर कॉल्ड एज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और कुछ ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन थे जो कि रिटन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर द रूल्स, एक अलग तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन है जो पहले से डिफाइंड है किसी कंट्री में, पर वो कहीं पर भी कोडिफाई नहीं किए गए हैं। कोडिफाई मतलब लॉ को हम क्या करते हैं, लॉ को लिखते नहीं है, लॉ इज नॉट रिटन, लॉ इज कोडिफाइड। लॉ के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, लिखने को, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, ठीक है। तो उस लॉ को उन्होंने कोडिफाई किया, और जो कोडिफाइड नहीं थे लॉ, उन दोनों को स्टडी किया, और दोनों में से उनको जो बेस्ट लगा अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन इंडिया के लिए, उसको उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया, और उसी से हमें को क्या मिला, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिला, ठीक है। और ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का एक तरीका था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने लिखा बहुत सारी चीज़ों को देख के। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, और द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब वो लिख रहे थे तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया।
सबसे पहले जो राइटिंग का अगर फॉर्मेट है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अरेंज करना है, क्या करना है, उसके लिए आप हमेशा दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन सीखोगे। तो सबसे पहले कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसके पहले बहुत जगह देखो कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द अमेरिका, द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेरिका, पर उसके पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन था यहाँ पर, ऐसा नहीं था कि दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे, बट द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन अमेरिका। क्लियर है। और आपको क्या करके आना है घर से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, रिटन नहीं, ठीक है, नोट करो इसको, आप सर्च करोगे, सारा चीज मैं क्लास पे नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें आपके लिए भी छोड़ेंगे। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रिटन अनरिटन की बात नहीं हो रही है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अमेरिका। एंड यू विल सरप्राइज टू सी द नेम ऑफ वेरी स्मॉल कंट्री। अच्छा, यहां भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था क्या इन लोगों ने भी लिखा है क्या कुछ, ठीक है। सो द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, ठीक है, रिलीजन के लिए भी काफी किताब होती है, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, ठीक है, रिलीजन के लिए उनकी अपनी स्क्रिप्ट्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, बाइबल, क्रिश्चियन में हो गया बाइबल, हिंदू में हम लोग देखते हैं वेद एंड गीताज, वेद होते हैं, गीता होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे मुस्लिम्स में, तो मुस्लिम में क्या हमारे पास, कुरान शरीफ, क्लियर है। ये सारे के सारे टेक्स्ट हैं, जिस टेक्स्ट से वो रिलीजन क्या करते हैं, अपने आप को, उस रिलीजन प्रिंसिपल्स को लिखा गया, उसको गाइड किया जाता है। इसी तरह कंट्री का जो प्रिंसिपल्स है, समझ रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, कोई भी एक, जैसे क्रिश्चियन रिलीजन है, तो क्रिश्चियन रिलीजन को गाइड करने के लिए क्या एक बुक है, बाइबल, जहां से उनकी सारी चीज डिराइव हुई है। सेम चीज गीता, और इसमें किसके बारे में बताया, हिंदुज्म में, ठीक है। उसी तरह से अगर कुरान को देखेंगे, तो कुरान में मुस्लिम्स के बारे में सब कुछ है कि मुस्लिम रिलीजन और इस्लाम रिलीजन क्या है, इस रिलीजन में हमको क्या फॉलो करना चाहिए, गॉड हमको क्या ऑर्डर करते हैं, हमको किस तरह से वहां पर जीना चाहिए। सिमिलरली हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हम जो है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भी इसी तरह एक मोरल प्रिंसिपल, एक मोरल लॉ और एक बेसिक थिंग से गाइड होते हैं, जिसके डोमेन में ही हम चलते हैं, और उसके डोमेन में ही हमको क्या होना होता है, बंद कर रहना होता है, बिकॉज हम क्या हैं, इस कंट्री के सिटीजन हैं। और वो जो प्रिंसिपल है, वो जो गाइडिंग फोर्स है, जिसके बेसिस पे हमारा कंट्री बना हुआ है, हमारा जो इंडिया बना हुआ है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So it is not just a basic and fundamental law of land, but it is also the principles or the ideas that guides our nation to the larger extent. So it also guides our nation. It is a principle which guides our nation, which guides us and also guides our government. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको गाइड कर रहा है, यही एक प्रिंसिपल है, यही एक लॉ है, गाइड, इट गाइड्स अस, इट गाइड्स द पीपल ऑफ इंडिया, it guides the state, it guides स्टेट के साथ साथ अगर देखेंगे तो लॉ मेकर्स जितने भी लोग हैं सबको, तो पीपल्स को भी गाइड करेगा, ये स्टेट को भी गाइड करेगा, एंड ऑल्सो आवर लॉ मेकर्स, जुडिशरी, सबको ये गाइड करेगा, ठीक है। सपोज अभी देखते हैं इससे, क्योंकि एक नया थ्योरी आएगा, द थ्योरी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। किसी भी चीज को पढ़ोगे आज के बाद, अगर उसमें लास्ट में ये 3 वर्ड लिखे होंगे, ISM, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम, एवरी ईयर यू विल सी 1 वर्ड फ्रॉम ISM, इसमें आगे लिखा होगा और उसको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, आइडियोलॉजी, कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है जिससे कोई भी चीज डिराइव हुई है या चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्या हो गया हमारा ISM में ब्राह्मणिज्म, तो जो ब्राह्मण ट्रेडिशन है, ब्राह्मण लॉज हैं, ब्राह्मण रूल्स हैं, वो ब्राह्मणिज्म बोल रहे हैं, जिस बेसिस पे उनको वर्क करना है, ठीक है। सोशलिज्म, सोसाइटी के लिए आपका क्या वर्ड है, सोशलिज्म। ऐसी एक वर्ड क्या है, कम्युनिज्म। ऐसी एक वर्ड है कैपिटलिज्म, अभी सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, कुछ आइडियोलॉजीज होते हैं, और इस आइडियोलॉजी से ही क्या डिफाइन होता है कि वो पर्टिकुलर चीज किस लिए है, या किस चीज को वो गाइड करेगा, या उसकी प्रिंसिपल किस चीज के बारे में बोलती है। तो सेम थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन जो गाइड कर रहा है इनको, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अभी बस समझो, अभी सब लिखवाएंगे बाद में हम लोग आपको, बट अभी लिखो यहाँ से, इसको करते हुए समझो, ठीक है। ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे अभी, आज बस कुछ वर्ड्स को सीख रहे हैं पहले, ठीक है। अब क्या आया नया वर्ड हमारे पास? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दैट इज द स्टेट, लिखो, दैट इज द गवर्नमेंट और द स्टेट, द गवर्नमेंट एंड स्टेट should run according to the ideal principles, rules, the ideal principles, rules, etc. which are mentioned in our constitution, जिस आइडिया, जिस प्रिंसिपल, जिस रूल्स, जिस लॉ से हमारे ये सारे के सारे चीज़, द पीपल ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट, स्पेशली द गवर्नमेंट, ये जो पॉलिटिकल थॉट्स में आते हैं, ये ठीक है, ये पॉलिटिकल स्टडीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड को लाते हैं कि स्टेट शुड रन थ्रू द मीन्स और द प्रिंसिपल्स विच आर मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोला गया? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट? डन है? ओके। तो इसी तरह जैसे हमने एक वर्ड सीखे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, इसी तरह इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ने से पहले कुछ सिंपल वर्ड्स को सीखते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको क्या होंगे? थ्रू आउट द पॉलिटी में हम बात करेंगे, और ये पूरा वर्ड इसको समझ जाओगे ना, तो यहीं से क्या होगा? पूरी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ये सारे वर्ड्स बार बार आएंगे क्योंकि आप इसके हिस्से बनने वाले हो, इसी की तो लड़ाई है। ये वर्ड्स जो आएंगे ये आपको अक्रॉस द सब्जेक्ट यूज होंगे, और नंबर 2, आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ भी चीज़ें पढ़िए, कहीं भी सुनोगे तो ये हर चीज़ में ये वर्ड्स आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पहले देखते हैं दैट गाइड्स अस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक चीज़ था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमारा स्टेट चल रहा है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब ऐसे ही हमारे पास कुछ क्या हुए इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो पॉलिटी में आप बार बार देखते हैं, ठीक है। पॉलिटी पढ़ने से पहले कुछ वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सीखते हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? सो पहला वर्ड क्या आता है आपका? डेमोक्रेसी। ये भी आपका एक आइडियोलॉजी है। देयर आर सर्टेन आइडियोलॉजीज। स्टेट जो होती है ना आपकी, जो भी स्टेट्स हैं, स्टेट मतलब राज्य सरकार वाली नहीं, स्टेट मींस, अब देखो अब स्टेट बोलेंगे पॉलिटी के अंदर, अभी जब तक के ये मेंशन नहीं किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, तब तक स्टेट मतलब क्या होगा? पूरा स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का कंप्लीट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारी चीज़ के बारे में बात हो रही है। पॉलिटी में उसको हम बड़े लेवल पे देखते हैं। स्टेट मीन्स सब कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब कुछ होता है, ठीक है। सो वो जो स्टेट है, जो कंट्री है, या तो बोल सकते हैं, वो रन होती है कुछ आइडियोलॉजी से, और सारी कंट्री अलग अलग आइडियोलॉजी से रन होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी एक आइडियोलॉजी क्या है आपका? डेमोक्रेसी। इससे कौन कौन सी कंट्री रन होती है? जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डेमोक्रेसी कहां पर है? इंडिया, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया। क्लियर है? ऐसे ही आपका एक वर्ड आता है, द वर्ड कॉल्ड सोशलिज्म। वर्ड कॉल्ड सोशलिज्म। सोशलिज्म का एक टाइम था, इससे के कंट्री चलती थी जिसका नाम था यूएसएसआर, जिसका अभी का फॉर्म क्या है? रशिया। बट अभी वहां पर कंप्लीट सोशलिज्म नहीं है, बट एक समय पे वहां पर कंप्लीट सोशलिज्म हुआ करता था, ठीक है। बट अभी क्या है वहां पर? बिट ऑफ सोशलिज्म, मार्क्स आपका कम्युनिज्म, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है वो, ठीक है, वो पढ़ाएंगे बाद में। लेकिन एक और वर्ड क्या है? सोशलिज्म, ये पढ़ाते हैं सारा का सारा, ठीक है। इसके बाद एक आइडियोलॉजी जिससे कंट्री, कुछ कंट्री रन होती है, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जैसे कि कौन सा है? चाइना। जैसी कौन सी कंट्री है? चाइना। क्लियर है? इसी तरह से एक और वर्ड है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कम्युनलिज्म। ये क्या है? कम्युनिज्म। और एक क्या है आपका? कम्युनलिज्म, ठीक है। मतलब ऐसी कंट्री जो कि किसी
रिलीजन, लॉ और प्रिंसिपल से रन होती है। दिस कंट्री आर ऑल्सो कॉल्ड एज थियोक्रेटिक स्टेट। जो कम्युनलिज्म वाली कंट्री होती है उसको और भी क्या बोलते हैं हम लोग? थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट एग्जाम्पल क्या है इसका? सऊदी अरेबिया, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, ईरान, सऊदी अरेबिया, वो सारे। सऊदी अरेबिया, वेस्ट एशियन नेशन मोस्टली यहाँ पर है, ईरान, इराक, ठीक है, एक्सेट्रा, जितने भी हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और वर्ड आता है जो स्टेट का फॉर्म होता है, ठीक है। सो वी हैव डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म, देन सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, ठीक है। सच कंट्रीज आर रिलीजियस न्यूट्रल, रिलीजियस न्यूट्रल। इसमें दो तरह की कंट्रीज होती हैं, वन इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव सेक्युलरिस्ट कंट्री, पॉजिटिव वन, और एक को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव सेक्युलर। पॉजिटिव सेक्युलर कंट्री एंड नेगेटिव सेक्युलर कंट्री, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव सेक्युलर में जैसे कि क्या आपका हमारा इंडिया, इसमें क्या है हमारा इंडिया। नेगेटिव सेक्युलरिज्म में कैसा कौन होगा? यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस। ये बताएंगे, सारा पढ़ाएंगे, पर अभी जस्ट मेंशन करो, ठीक है, मेंशन करो। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म। फिर एक और आएगा बाद में, लास्ट में। ये एक्चुअली स्टेट का फॉर्मेट नहीं होता, बट हाँ कई स्टेट्स इससे भी रन होते हैं, कॉल्ड एज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, ठीक है। सो ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो ISM लगा, मतलब ये क्या है? सारे के सारे कोई आइडियोलॉजीज हैं, और इसी आइडियोलॉजी में एक आइडियोलॉजी जो उससे बियॉन्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। क्लियर है? तो इंडिया में सकते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो हमारा आइडियोलॉजी क्या होगा? डेमोक्रेसी। रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किस फॉर्म का गवर्नमेंट है? पर रिपब्लिक इज नॉट एन आइडियोलॉजी, रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आइडियोलॉजी क्या है हमारी? डेमोक्रेसी। क्लियर है? ओके, यहां तक हुआ सबका? लिख लो पहले, चलो। डेमोक्रेसी, यूएसए, इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सोशलिज्म, यूएसएसआर और द रशिया। कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट नेशन अब बहुत सारे हैं। देखो कैपिटलिज्म का ऐसे कोई डिसाइडेड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कंट्री डिक्लेयर नहीं करेगी वो कैपिटलिस्ट नेशन है। अमेरिका इज अ कैपिटलिस्ट नेशन, अमेरिका कैपिटलिस्ट भी है और डेमोक्रेसी भी है। इंडिया सेक्युलर भी है और डेमोक्रेटिक भी है। अमेरिका अपने को सेक्युलर भी बोलेगा, डेमोक्रेसी भी और कैपिटलिस्ट भी। कैपिटलिज्म में यहाँ पर अमेरिका आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। वो कैपिटलिस्ट भी है और साथ ही साथ वो क्या है? डेमोक्रेटिक भी है। अब समझाते हैं सारा। चाइना कम्युनिस्ट है, पर चाइना ने अभी डिक्लेयर क्या किया कि हम हमारे तरह एक न्यू टाइप का हम क्या करेंगे? आइडियोलॉजी पे जिएंगे। शी जिनपिंग उन्होंने लाकर एक नया वर्ड जोड़ा, क्या नया वर्ड दिया? कम्युनिस्ट सोशलिज्म। और चाइना शुड बी अ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट। अभी समझेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला। फिर एक आता है कम्युनलिज्म। ये क्या है? कम्युनलिज्म। इसके अंदर क्या कैसे स्टेट्स होते हैं? जिसको बुलाता है थियोक्रेटिक स्टेट, मतलब दिस स्टेट्स आर रन बाय सम रिलीजियन लॉज। कोई एक लॉ होगा, जैसे इस्लाम लॉ, इस्लामिक लॉ कॉल्ड शरीयत। तो शरीयत से चलते हैं ये कंट्री। इस्लाम का एक लॉ है शरीयत लॉ, उस लॉ से इसको रन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं, उधर शरीयत लॉ से चलेंगे वो लोग, ठीक है। सिमिलरली अगर सेक्युलरिज्म देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? दिस कंट्रीज आर रिलीजियस न्यूट्रल। रिलीजन वहाँ पर होती हैं, पर स्टेट अपने आप को रिलीजन से अलग मानता है। कुछ ऐसे कंट्री होते हैं जिसमें क्या है कि स्टेट और रिलीजन के आपस में बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है। रिलीजन है पर स्टेट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि इसके यहाँ पर रिलीजन है। फ्रांस में बोलोगे कि ये क्रिश्चियन है, ये वो है, नहीं, हम नहीं मानते। फ्रॉम स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट की नज़र से देखेंगे तो वो रिलीजन को मान ही नहीं रहे हैं। दे डिडंट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन। उनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेक्युलर। और इंडिया क्या है? पॉजिटिव सेक्युलर, कि हाँ हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन है और स्टेट सारे रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। किसी भी रिलीजन पे क्या नहीं करेंगे हम? डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो स्टेट विल फेवर एवरी रिलीजन इक्वली। अभी समझाते हैं सारे के एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। वन बाय वन समझेंगे, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग डेमोक्रेसी में, ठीक है। सबसे पहले क्या आते हैं? डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट बुक क्लास 9, चैप्टर ये था 1, चैप्टर 1 डेमोक्रेसी। किसने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? क्या सीखे डेमोक्रेसी से? These are the features, very good. There are certain rules and regulations that they have to follow, and there are no features like. वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, जितना आ रहा है बताओ, कोई इशू नहीं है। हाँ, जैसा बताओ, पॉइंट्स बताओ खाली। सर जैसे बहुत सारे कंट्री में अलग अलग है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। जैसे बहुत सारे मतलब बन जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं पीपल के द्वारा, बट वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते जी। और मतलब उनकी बात नहीं मानते हैं, और जो है जैसा प्रॉपर करना चाहिए उनको मतलब अपना ओपिनियन नहीं रख पाते हैं जो पीपल है वहाँ के। ओके, अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट बोलते हैं, हाँ जी। तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर डेमोक्रेसी कम हो रही है। डेमोक्रेसी में आता है बट वो प्रॉपर नहीं हो पाता। वेरी गुड, हाँ, प्रॉपर डेमोक्रेसी। जैसे अभी हम लोग हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट सुनी नहीं रही है, हम बोले जा रहे हैं, वो रूल बनाए जा रहे हैं, लॉज बनाए जा रहे हैं, तो एक अथॉरिटेटिव रिजीम चल रहा है। ठीक है, और वेरी गुड, नहीं काफ़ी अच्छे से पढ़े हो। ठीक है, उसको आप बताओ दीक्षा। Democracy is a form of government that run or elected by the people. Or the features, people have right to मैंने कहा था ना, छोटे छोटे बुलेट्स लिखना। राइट टू वोट, No, sir, there will be a rule that one person is. वेरी गुड, 1 person 1 वोट, एंड उसका सबका वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। वेरी गुड, हाँ, और बताओ बताओ, आप बताओ। सीक्वेंसिंग नहीं बताना है हमको, पॉइंट्स बताना है। चलो बताओ। आप क्या पढ़े हो? तो व्हाट इज डेमोक्रेसी क्या पढ़े? स्ट्रक्चर से क्या करना है आप? व्हाट इज डेमोक्रेसी बताइए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। But various debates and various arguments were made to make it मोर डिफाइंड। हाँ, and an actual definition of democracy was given with various features and with various examples and lot of countries. so I am asking about the features, दीक्षा। Some of the features like ठीक है, बताओ। 1 person 1 वोट, और सारे वोट का वैल्यू इक्वल होगा। दे हैव द ऑल द वोट्स, जो भी वोटिंग करेंगे वोटिंग का वैल्यू इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत रिच है तो नहीं उसके वोटिंग का वैल्यू 2 कर दो, वो तो बहुत पैसा कमाता है, ये तो पैसे ही नहीं कमाता, ये गरीब है, इसके उसको छोड़ो, इसका वोट ही नहीं गिनेंगे। ऐसा नहीं, सबको इक्वल राइट है। इक्वल राइट इज गिवन टू ऑल द पीपल्स विथ टर्म्स ऑफ वोटिंग्स। हाँ, और the rulers should be elected. वेरी गुड, इलेक्टेड रूलर्स हैं। इलेक्शन मतलब अब ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी आया, या हो सकता है कि किसी के फादर पहले रूलर थे और उन्होंने अपने बच्चे को रूलर बना दिया, उसको बोलते हैं मोनार्क। उसको क्या बोलते हैं? मोनार्क, जहाँ पर आपका क्या चलता है? किनशिप चलता है। और यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या है? लोग अपने में से एक को इलेक्ट करके लाते हैं, कि लोगों के पार्टिसिपेशन से क्या हुआ? एक आदमी आया, तभी तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होगा ना, एंड फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो ऑफ द पीपल कैसे होगा? जब लोग अपने गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करेंगे। ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट। Power should be vested in the hand of the elected ruler. हाँ, एक्चुअल पावर उनके हाथ पर है, क्योंकि सारे के सारे लोगों के अगर हाथ में हम पावर देंगे तो क्या होगा? फिर वो स्टेट रन ही नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव, दोज हु होल्ड द पावर्स, बट वो पावर होल्ड कर रहे हैं, पर उस पावर को कैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। दे विल यूज देयर पावर ओनली अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ, जो कि कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन पे। So of the people, that is we elect them, and for the people, the usage of those powers should be for the people and for the people benefits. Next, So 5 should be. हो गया? Very good, It should be fair. The election should be, the process should be fair. very good. ठीक है, सो देखो बुक्स पढ़ रहे हो तो को फायदा हो रहा है ना उसका। तो डेमोक्रेसी बुक्स पढ़ते हो तो वो राइट्स को आपको पता होना चाहिए। दीक्षा बताओगे आप? Right to express
नहीं, दीक्षा 1, दीक्षा 2 नहीं। So everyone is equal under the eye of law. एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। आप तो फीचर्स बता रहे हो सीधा फंडामेंटल राइट से। आपने जो कल बुक्स पढ़ने बोला उससे पढ़े थे? वाई देखो, उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, दिस इज रूल ऑफ लॉ। ये तो हमें लॉ के रूल नहीं पूछ रहे, हम तो डेमोक्रेसी की फीचर पूछ रहे हैं। अगेन यू आर जंपिंग इनटू द अदर बुक्स। बेसिक देखो, बेसिक बहुत ज़रूरी है प्रिपेयर करना यूपीएससी में। ये स्किप वाला पार्ट को हटा दो, स्किप नहीं करना है। अभी क्वेश्चन डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठो, सपोज आ जाएगा डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, डेमोक्रेसी डेंजर में है, व्हाट वी कैन डू टू अगेन रीस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। हम अपने डेमोक्रेसी को फिर से कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं? फिर आप क्या लिखोगे इस पर आंसर? दोज फीचर्स कि वी कैन प्रोटेक्ट अवर डेमोक्रेसी बाय इस्टेब्लिशिंग द इक्वालिटीज, क्योंकि वो इक्वालिटी की बात कर रहा है, लिखा है ना, बाय मेकिंग द इलेक्शन फ्री फ्रॉम ऑल द माइल प्रैक्टिसेस। तो इसलिए कहा कि बेसिक ही आंसर है, आपका कोई कहीं दुनिया से आंसर नहीं आएगा। वही 6 पॉइंट को सिर्फ आपको क्या करना होगा, दूसरे वे में लिखना है। इसलिए बेसिक बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है? अभी उसी 6 पॉइंट्स, इतने ये क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा है, और वही 6 पॉइंट को आपको लिखना है। क्लियर हो रहा है? अच्छा चलो बात करते हैं। सो डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। एक जर्नल डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने क्या बोला? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बट इसका ये तो सिर्फ कह दिया गया था कि एक गवर्नमेंट बनेगी जो लोगों के द्वारा बनेगी, लोगों के लिए बनेगी और लोगों से ही बनेगी। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बट व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स ये डिफाइन नहीं था। उसको डिफाइन करने के लिए देयर आर वेरियस डिबेट्स एंड डिस्कशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इसका नेचर क्या होगा, व्हाट आर द वेरियस नेचर्स ऑफ अवर डेमोक्रेसी। तो नेचर क्या होगा डेमोक्रेसी के लिए, उन्होंने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स बताए, कुछ उसके क्या बताए, रूल्स बताए, और बोल सकते हैं आप उसके कुछ फीचर्स को डिफाइन किया गया कि जिस भी गवर्नमेंट में कुछ इस तरह से चीज़ें दिखेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। और उससे पहले क्या था, इसके कुछ उन्होंने फीचर्स डिफाइन किए। फीचर्स, और फीचर्स क्या थे, आपकी बुक्स में लिखा था दैट 1 person 1 vote एंड द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज इक्वल। मतलब सारे लोगों में क्या है, इक्वालिटी है। 1 person 1 vote एंड वैल्यू ऑफ ईच वोट इज इक्वल। ये है डेमोक्रेसी का डेफिनेशन। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जितने भी लोग हैं, इट डजेंट मैटर whether you are belonging from very rich community, you are belonging from very poor community, if you are the citizen of India, you can give votes, और आपके वोट को 1 ही गिनेंगे। ये नहीं गिनेंगे कि आप गरीब हो, आपका वोट का वैल्यू -1 है, आप गरीब क्यों हो, भगो यहाँ से, ऐसा नहीं होगा। whether rich or poor, you have right to vote, और वोट का वैल्यू इक्वल है। इक्वालिटी तो वहीं पर एश्योर हो रही है, and everyone is given the rights, so we are all provided with the right to vote। इससे एक और चीज भी क्या मिल रहा है हमको, डेमोक्रेसी का फीचर क्या है, दैट द पीपल हैव राइट टू वोट। और राइट टू वोट को कैसे दिखाएंगे, देयर रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। सो वी आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वाज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। डायरेक्ट पीपल जाकर उसको इलेक्ट करेंगे। ठीक है। सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, क्या होगा आपका, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और क्या फीचर था, रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी लॉ रूल्स
बने हैं। हाँ वो जनरल इन जनरल है, उसको रहने देते हैं। Power should be vested in the head of नॉट दिस पर्सन, ठीक है। तो नहीं, ये तो उधर जाएगा, सेक्युलरिज्म, वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है आपका? वन पर्सन वन वोट। ये इससे क्या पता चल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है। यहाँ से आपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने किया है। अब फॉर द पीपल होना चाहिए ना गवर्नमेंट। फॉर द पीपल कैसे होगा? दैट वेस्टेड पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बट दैट पावर शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पीपल एंड नॉट फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स। तो यहाँ पर क्या होगा? थर्ड पॉइंट, power is vested in the hands of elected representative. Power is vested in the vested VESTED. Power is vested in the hands of elected representative. Who use those power for the benefits of people and not for their benefits of people and not for their personal benefits. ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वो भी क्या हुआ आपका? एक डेमोक्रेसी की बात हुई। अभी सपोज करो ना क्वेश्चन डेमोक्रेसी पे ही आ गया, क्या लिख कर आओगे? देन लोग, जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी लोग हैं कंट्री पे, दे शुड हैव राइट टू स्पीच। दे शुड हैव राइट कि वो अपने बातों को रख सकें। दे शुड हैव एक्सेस एंड दे शुड हैव राइट फॉर देयर वॉइसेस, ठीक है। कि अगर गवर्नमेंट गलत चल रही, कुछ भी हो तो एटलीस्ट वो अपने वॉइस को, अपने राइट्स को रख पाए, तभी क्या होगा? डेमोक्रेसी तभी स्टैब्लिश होगा। सो एवरी पर्सन हैव द इक्वल राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। सो लिखेंगे फ्री वॉइस एंड एक्सेस, फ्री वॉइस एंड एक्सेस in government to the peoples, free voice and access to the person people in government. By this they can make government more accountable and responsive. By this they can make government more accountable and responsive. क्लियर हो रहा है? जनरल समझ आया क्या होता है डेमोक्रेसी? अगर आपको एकदम जनरल टर्म में समझ आया? अभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना आगे कि डेमोक्रेसी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे आपको। प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना, देखना डेमोक्रेसी पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इंडियन डेमोक्रेसी इज अ यूनिक ब्लेंड और इज अ यूनिक डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब उसमें अगर पूछेंगे तो क्या लिखोगे? वी हैव द डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मेजॉरिटी इंडियन डेमोक्रेसी इज अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और सॉरी इट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, नॉट द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी के लिए जो टूल्स हैं, टूल्स मतलब कि किस तरह से आप डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करोगे। लोगों का गवर्नमेंट है, लोगों का सब कुछ है, उसको स्टैब्लिश कैसे करोगे? हमने कह दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक रिपब्लिक। जो भी हमने कह दिया है वहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने बनाया है इस लॉ को, हम बोल दिया। पर बोलने सिर्फ से क्या वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी? नहीं होगी ना। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पावर्स होंगे, कुछ टूल्स दिए जाएंगे जिससे आप डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करोगे। सो आपको क्या पावर दिया गया? राइट टू वोट, कि अगर आपको जो रूल कर रहे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनको हटा दो, आपकी वोटिंग राइट से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए क्या हमारे पास मीडिया है, प्रेस है, हम अपनी वॉइस को वहां रख सकते हैं जो गवर्नमेंट तक सीधा पहुंचाएगी। दीज आर द टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारे पास क्या है कि हम वोट कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन टूल्स कॉल्ड द डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल्स। अब किसी को आपने इलेक्ट कर दिया है, आपने उनको गवर्नमेंट में पहुंचा दिया है, अब वहां पहुंचने के बाद अगर वो गलत कर रहे हैं तो क्या उनको आप बदल सकते हैं? If you have elected Prime Minister and his colleagues to the Parliament House and they are not doing a good work for you, so क्या आप उनको हटा सकते हैं? Parliament should pass the no confidence motion, पर आप हटा सकते हैं क्या डायरेक्ट यहाँ बैठे हुए? You can't do it. But in some countries the peoples can. उसको बोलते हैं the tools of direct democracy. For example, we have plebiscite, we have referendum, we have initiative, we have a recall, right to initiative, right to plebiscite, right to referendum. अभी सब पढ़ेंगे, अभी डरना नहीं इन वर्ड से। इसमें क्या होगा? पीपल विल साइन अ पिटिशन कि ठीक से काम नहीं हो रहा है, आपका इतना टाइम हो चुका है, अब आप क्या करो, पद छोड़ दो, एंड उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट यहीं पर आपका वोटिंग हो जाएगा, कोई पार्लियामेंट में लॉ पास नहीं होगा। सच टूल्स आर कॉल्ड एज द टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। सो वी आर लार्जली द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना कि गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव हो सकती है, अगर एकदम डायरेक्ट होता तो नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए हमारे टाइम में हमारे में क्या होता है कि टेंडेंसी होती है कि अगर गवर्नमेंट में ज़्यादा वोट मिल गया बीजेपी को तो फिर वो अपना दिखाने लगते हैं, ज़्यादा कांग्रेस को मिल गया तो अपना दिखाने लगते हैं। पर अगर वहीं पर क्या होता है दोनों का लगभग वोट लगभग कॉमन होता है तो फिर मिलजुल के चलना पड़ता है, फिर वहाँ पर नहीं दिखा पाता कोई। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से क्या होता है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये किसके लिए होता है? कंट्री। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किस तरह की है। ठीक है, सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ऐसी डेमोक्रेसी का जो फॉर्मेट है वो कौन यूज करता है? इंडिया, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अमेरिका। तो समझ आया डेमोक्रेसी क्या है जनरल टर्म पे? अभी पढ़ेंगे डेमोक्रेसी तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन अभी एकदम बेसिक लेवल पे। अब ये आया कहाँ से, इसकी बात कैसे हुई, ठीक है, वो सारा देखेंगे हम लोग कहाँ पर? वर्ल्ड हिस्ट्री में, अमेरिकन रेवोल्यूशन में। जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आएगा वहाँ पर अब्राहम लिंकन आएंगे और क्या करेंगे? अपने लोगों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दे देंगे, जिसके कारण क्या होगा, लोगों को एक ग्रेटर से मिल जाएगा कि नहीं अब तो हम अपने राइट्स को हम इंजॉय कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट से कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये देखते ही लोग क्या होंगे कि गवर्नमेंट की सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, गलतियों को, बस ये होगा कि नहीं अब हम भी कुछ भी कर सकते हैं। एंड दे विल स्टैंड विद अब्राहम लिंकन, द वन हु लॉस्ट ऑल द इलेक्शंस इन हिज लाइफ। बहुत सारे इलेक्शन हार गए, 40 इलेक्शन हार गए, उसके बाद भी इलेक्शन लड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। सबको इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप 40 इलेक्शन हार गए, आप कैसे जीतोगे? एंड ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बाद में इलेक्शन जीत कर आ गए, एंड द बेस्ट प्रेसिडेंट, आज तक उसके जैसा प्रेसिडेंट नहीं आया। और बाय एक सिंगल एक्ट से, द एक्ट ऑफ गिविंग फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी टू द अमेरिका, उसने अमेरिका को ग्रेट बना दिया। तो ये डेमोक्रेसी में बहुत पावर है, और हमने भी इसीलिए क्या किया था, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था कि गवर्नमेंट का भी अथॉरिटेटिव ना बने, हमारे नॉर्मल जितने भी लोग हैं वो अपने आप को एंजॉय कर सकें, जो इंडिपेंडेंस मिला है उस इंडिपेंडेंस को हर कोई एंजॉय कर सके, उसके लिए क्या होता है आपका डेमोक्रेसी। पर एंजॉयमेंट में हम इतने ज़्यादा भी ना एंजॉय करने लगे कि कोई हमको चेक ही नहीं कर रहा है ऊपर से, वो भी गलत है ना। सो वी शुड हैव सम रेगुलेटर्स एंड द लॉ, और दैट लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर है सभी को? दीक्षा क्लियर है? ओके, नाउ सोशलिज्म, सेकंड में आते हैं। क्या है आपका? सोशलिज्म। एनीवन, सोशलिज्म क्या होता है? एनीवन, किसी को पता है? व्हाट इज दिस सोशलिस्टिक स्टेट और द सोशलिस्टिक गवर्नमेंट? क्या होगा? सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी थ्रू विच द स्टेट रन्स और द सोशलिस्टिक स्टेट रन्स। बट वो होता क्या है? यहां पर क्या था, एक गवर्नमेंट थी, इसमें लोग खुद में गवर्नमेंट होते हैं। ऑल द पावर्स, जो भी पावर है, इट वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पीपल्स। एक बहुत कॉन्सेप्ट आया था बहुत बड़ा, मार्क्सिज्म। मार्क्स, एक कार्ल मार्क्स हुए थे, उन्होंने दिया था इसको, कार्ल मार्क्स ने स्टार्ट किया था मार्क्सिज्म पे। एंड मार्क्सिज्म में ये बोला गया था कि जितने भी लोग हैं, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, स्टेट के अंदर जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारा का सारा किसके अंदर होना चाहिए? उस लोगों के हाथ में होना चाहिए। इट शुड बी वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पीपल्स। और कोई भी स्टेट नहीं होना चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए। सारा का सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पावर लोगों के हाथ में होगा और स्टेटलेस सोसाइटी होगा, उसको बोलते हैं कंप्लीट सोशलिस्टिक स्टेट। तो वहाँ तो गवर्नमेंट ही नहीं होगी। क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है? स्टेटलेस सोसाइटी रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। पर दो पर्सन थे, कार्ल मार्क्स ने सपोर्ट किया स्टेटलेस सोसाइटी अंडर सोशलिज्म, और दूसरे कौन थे? महात्मा गांधी। उन्होंने भी कहा कि वी शुड गो फॉर द स्टेटलेस सोसाइटी। लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन आया था, स्टेट कार्ल मार्क्स एंड महात्मा गांधी किस थॉट्स पे सेम थे? ऑन द थॉट्स ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। सोशलिज्म की बात कर रहे थे, दोनों सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे। पर गांधी जी इज बिट ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ड सोशलिज्म, कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए बट गवर्नमेंट शुड वर्क एंटायरली डेडिकेटेड फॉर द पीपल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट सेपरेट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सोशलिस्टिक नहीं होगी, इसमें मिक्सचर होता है। ठीक है, पर हाँ एक नेचर होता है जो सबसे ज़्यादा उसमें दिखता है। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या दिखता है? डेमोक्रेसी दिखती है। क्लियर है? तो सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी, राइट डाउन, और अ प्रिंसिपल through which the socialistic state runs, and in such state
the power are vested in the hand of people, the power are vested in the hand of people, and entire means of production, and the entire means of production and resources of country lies in hand of people. Entire means of production lies in the hand of, and means of production and resources lies in the hand of people. कार्ल मार्क्स लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। कार्ल मार्क्स CARL कार्ल MARX कार्ल मार्क्स called for CALLED called for stateless society based on socialism. Such stateless society was also accepted by Mahatma Gandhi. But in reality, such statelessness based society is not possible. ऐसी सोसाइटी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, नहीं तो फिर रूल ही नहीं होंगे। ठीक है, तो समझ आया सोशलिज्म क्या है कि लोगों के हाथ में रियल पावर है। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। तो हम क्या है, हमारे देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए प्रीएम्बल में क्या बोल रहा है, वी आर डेमोक्रेटिक, वी आर रिपब्लिक, वी आर सोशलिस्ट। लोगों के हाथ में होगा पर फिर भी एक स्टेट होगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तब समझ आएगा ना इंडियन क्या है, इंडिया गवर्नमेंट क्या है। क्योंकि हमारे पास अब बोलोगे सर अब सोशलिस्टिक है इंडिया में, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है, लोगों के हाथ में ही पावर है। लोगों के हाथ में पावर कैसे आया, दे हैव फंडामेंटल राइट्स, लॉ ने उनको दिया ना राइट्स कि आपके पास है ये पावर, आप जाइए करिए, कोई इशू नहीं है, आपको कोई मना नहीं करेगा। अभी यहाँ पर मैं खड़ा हो गया, मैं गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोल गया, कुछ अच्छा बोल गया या बुरा बोल गया, मुझे थोड़ी कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्यों करेंगे, आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। समझ आ रहा है, तो समझना है इन सब चीज़ों को ना। द नेक्स्ट इज कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म और सोशलिज्म में थोड़ा सा ही फर्क है। कम्युनिज्म में भी क्या होता है, देखो डेमोक्रेसी तो लोगों के लिए काम करती है, सोशलिज्म लोग ही काम कर रहे थे। कम्युनिज्म में क्या है कि एक स्टेट होगी, पर स्टेट सोली सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगी। यहां पर कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट होगी। स्टेट सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगी, और साथ ही साथ स्टेट ये एश्योर करेगी कि जो नेशन का रिसोर्स है, जो नेशन का पूरा वेल्थ है, वो सारे लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म। समझ आ रहा है, कम्युनिज्म मतलब क्या है कि देयर इज अ स्टेट, उस कंट्री में एक स्टेट होगी, एक गवर्नमेंट होगा मतलब, और बट वो गवर्नमेंट कंट्री में जो भी प्रोडक्शन होगा, चाहे वो एक नीडल का प्रोडक्शन हो, चाहे वो पेन का प्रोडक्शन हो, चाहे वो पेपर का प्रोडक्शन हो, चाहे फिर वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट बने, उस कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज है उसको कहीं भी यूज़ कर रहे हो, वो सारा का सारा यूसेज का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में होगा। पर गवर्नमेंट साथ ही साथ ये भी एश्योर करेगी कि ये रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ किया जाए ताकि सारे के सारे लोग, जितने भी कंट्री में पीपल हैं, उन सब तक इसका बेनिफिट पहुँच सके। तो ये इस पर कौन काम करती है, चाइना। पर क्या ये ठीक है, फिर तो यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी तो बहुत अथॉरिटेटिव हो जाएगी। ठीक है, फिर तो प्राइवेट एंटिटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि आपको कुछ प्रोडक्शन नहीं करना है, आपको सिर्फ काम करना है। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की 4-5 एजेंसी वही काम करेंगी, आपको काम ही नहीं करना, आपको उस कंपनी में जाकर काम करना है। यू आर नॉट फ्री टू प्ले एनीथिंग, तो वो भी ठीक नहीं है। यू नीड डेमोक्रेसी।
देखो कितना डिफरेंस हो जाएगा। अभी कम्युनिस्ट कंट्री में रहोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है हमारी गवर्नमेंट सब कुछ हमारे लिए कर रही है, पर आपको पता नहीं कि आप उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। कैसे बोलोगे? आप बोलोगे भी तो मीडिया में दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट रन स्टेट रन मीडिया है। न्यूज़ भी कौन चलाएगा? स्टेट खुद की चलाएगी। तो कब कुछ बोलोगे तो बात ही नहीं रखाई जाएगी। पर डेमोक्रेसी में रख सकते हैं, क्रिटिसिज्म ही नहीं होगा। तो चाइना में क्या होता है? क्रिटिसिज्म ही नहीं होता है, कुछ भी होता है वो आपको दिखता नहीं। अभी फ्लड आया चाइना में, बहुत बड़ा फ्लड था, पूरे गाड़ी बह रहे थे, पूरे पुल्स वगैरह। अभी तो इतना बड़ा फ्लड चाइना में कभी नहीं आया उसकी हिस्ट्री में, अभी फिलहाल जो रिसेंट टाइम्स में अभी आया हुआ है। क्या आपने सुना चाइना में फ्लड आया? कोविड के टाइम में वहाँ पर दंगे हुए जो हुए, कभी किसी को पता चला क्या? एक आध न्यूज़ आया बस। इवन कोविड का न्यूज़ नहीं दे रहे हैं वो बाहर किसी को। अभी WHO ने क्या बोला? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि हम उस लैब का टेस्ट करना चाहते हैं, उस लैब को हम जाकर देखना चाहते हैं। चाइना ने मना कर दिया, परमिशन नहीं दिया कि नहीं, क्योंकि शक क्या है कि चाइना ने उस वायरस को बनाया है। क्योंकि वायरस की एक नेचर होती है कि वो किसी भी एक टेम्परेचर के बाद वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। पर ये कोविड वायरस ठंड में भी चल रहा है, गर्मी में भी चल रहा है, ये सदाबहार आ गया है, ठीक है। पर वायरस का ऐसा नेचर नहीं होता, दैट मीन्स इट इज़ क्रिएटेड वायरस। उनका ये कहना है कि हाँ इस वायरस को बनाया गया है। बनाते कैसे? उसके लिए कुछ टेक्निक चाहिए। तो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक टेक्निक थी जो मैंने आपको बताया, यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन आया, Cas9 प्रोटीन सिस्पार, कल बताए थे। उस टेक्निक के बाद ये बना है, और जस्ट अभी बनी है टेक्निक 2 साल पहले। तो हो सकता है यूज़ किया गया हो, फिक्स नहीं है लेकिन हो सकता है किया गया हो। तो उससे भी बना सकते थे इस वायरस को। तो देखो उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। और वो तो स्टेट कंट्रोल है सब कुछ। तो कम्युनिज्म इज नॉट गुड, बिल्कुल राइट नहीं है कम्युनिज्म, बट हाँ कुछ हद तक वो भी सही है, कोई इशू नहीं है। वहाँ पर क्या होगा? डेवलपमेंट फास्टर होगा, गवर्नमेंट जो चाहेगी वैसा करेगी। डेमोक्रेसी में क्या होगा? डेवलपमेंट फास्टर नहीं होगा। आपको एक रोड बनाना है, लोग वहाँ पर खड़े हो गए, हम नहीं बनाने देंगे, सुनना पड़ेगा। पर कम्युनिज्म में होगा तो गवर्नमेंट बुलडोजर लेके ही बोलेगी आ जाओ, लोगों को उठा ली रोड से, रोड के साथ साथ। उनको कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। होता है ना सा। तो ये क्या है? कम्युनिज्म है। सो राइट डाउन, कम्युनिज्म इज एन आइडियोलॉजी। कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी means, communism as an ideology mean the state should control the entire means of production and resource of the nation resource of the nation. Full stop. Next, the benefits coming out of those resources and production, the benefits coming out of those resources and production should be distributed, not given, should be distributed to entire population. किसने दिया होगा ये फिलॉसफी? कम्युनिज्म, लेनिन एंड स्टालिन वो आए थे पहले, ठीक है। बट प्रॉपर कम्युनिज्म को स्टैब्लिश किसने किया है? माओ जेडोंग, ठीक है। लेनिन स्टालिन के टाइम पे धीरे धीरे आया था, बट अगर प्रॉपर देखेंगे कम्युनिज्म को किसी ने स्टैब्लिश किया है, द प्रॉपर स्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म बाय माओ जेडोंग, प्रॉपर स्टैब्लिशर माओ जेडोंग, ठीक है। ये चाइना के हेड थे, पोस्ट चाइना का जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उस समय ये हेड थे माओ जेडोंग, 50s के टाइम पे, ठीक है। लेनिन स्टालिन ने, देखो लेनिन आए वहाँ पर सोशलिज्म आया USSR, ठीक है। फिर उसके बाद स्टालिन आए वहाँ पर USSR में, तो ये सोशलिज्म थोड़ा सा कम्युनिज्म की ओर आगे बढ़ा था। बट प्रॉपरली उसके बाद देखेंगे तो वहीं से वो कम्युनिज्म का एक प्रोपोनेंट आगे बढ़ा चाइना की ओर, और चाइना में उसको प्रॉपर स्टैब्लिश किया किसने? माओ जेडोंग को। तो इनको क्रेडिट मिलता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म। नाउ द नेक्स्ट इज कम्युनलिज्म। कम्युनल, ठीक है। याद रखना, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है यूपीएससी में।
जब भी आप प्रीलिम्स में दे रहे हो या मेंस लिख रहे हो, वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना कि कम्युनलिज्म लिखा है या कम्युनलिज्म लिखा है, नहीं तो गलती से मार के आओगे फिर बाद में लगेगा यहाँ तो कम्युनलिज्म लिखा था, और सेम मेंस में भी गलती करोगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि साल भर आप क्या पढ़कर जाओगे, कम्युनल कम्युनल, अभी तो यही चल रहा है, ठीक है, कि धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा ये बातें चल रही हैं, रिलीजन। सो अब रिलीजन पूरा साल भर पढ़कर जाओगे और एग्जाम में यूपीएससी लास्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखेगा, कम्युनिज्म। जब आपका ब्रेन पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, बस हो गया यार, आपको अभी भी क्वेश्चन बचा के लास्ट बोलेगा अच्छा कम्युनलिज्म में पूछा है, पूरा आंसर लिखे फिर ओहो ये तो कम्युनिज्म में पूछा हुआ था, लास्ट आवर आपके पेपर का चल रहा है, आप गलत करके आ गए, पूरा 15 मार्क्स कट गया। पेपर को भी अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और देखना पेपर में वहीं लास्ट में लिखा है वो क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है। सो प्लीज़ ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना। इट इज़ नॉट जस्ट अ एग्जाम जहाँ पर आपका नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, आपकी एप्टीट्यूड को टेस्ट की जाएगी, आप कितना मेंटल टफ हो उसको टैकल किया जाएगा, ठीक है, आप कितना अच्छा उस प्रेशर और सिचुएशन में अपने आप परफॉर्मेंस को रखते हैं, वो चीज़ टेस्ट होता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट कि हो गया आपको कितना नॉलेज बेस है आप उससे पास हो जाओगे, आपको वहाँ पर देखेंगे कि कितना आप अच्छे से उस प्रेशर को हैंडल कर पाते हो। इफ़ यू आर एबल टू हैंडल द प्रेशर दैट इज़ गुड, इफ़ नॉट फिर दिक्कत है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म में क्या होता है, कंप्लीट यहाँ पे एक स्टेट है, बट स्टेट वाज रन थ्रू सम रिलीजियस प्रिंसिपल्स और द लॉज, ठीक है। तो कम्युनलिज्म, राइट डाउन, कम्युनलिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कम्युनलिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी that says the state should be run through some religious laws, principles or values. Such type of religious value based state, such type of religious value based state is known as theocratic state, known as theocratic state, theocratic state. For example, the Islamic countries or in West Asia, the Islamic country in West Asia has Shariat law, SHARIAT, Shariat law to guide them, ठीक है, क्लियर है? इसको तो पहले लिख चुके हो ना एग्जांपल्स वगैरह को। ओके, नाउ द सेकुलरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर क्या होगा कि स्टेट जो है वो रिलीजन से अलग हो, ये बोल रहे हैं कि कंप्लीट नहीं, स्टेट कंप्लीट रिलीजन से अलग नहीं होगा। अगर कंप्लीट अलग होगा दैट इज नेगेटिव सेकुलरिज्म, और अगर स्टेट किसी भी, तो दो तरह से, अगर कंप्लीट डिटैचमेंट इज नेगेटिव सेकुलरिज्म, स्टेट गिव एक्सेप्टेंस टू रिलीजन पर किसी को फेवर नहीं कर रहा है, सबको इक्वली प्रोटेक्ट कर रहा है और सबको इक्वल राइट्स दिया है, दैट इज पॉजिटिव सेकुलरिज्म। सो बोथ, बट दोनों के दोनों क्या बोल रहे हैं, स्टेट शुड बी द रिलीजियस न्यूट्रल। तो सेकुलरिज्म इज मोर डिफाइंड एज द न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल है। अब वो न्यूट्रल दो तरीके से हो सकते हैं, एक न्यूट्रल है कि बिल्कुल नहीं, और दूसरा न्यूट्रल है कि हाँ हो और हम एक्सेप्टेंस भी देंगे। तो सेकुलरिज्म में बिल्कुल सीधा ये स्टेटमेंट पास नहीं करना है कि डिटैचमेंट फ्रॉम रिलीजन, जैसे किसी ने कहा था अभी, आप ही कहते, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है। देखो ये बारीकियां हैं इस लॉज की, इस वर्ड्स की, इसके मीनिंग्स हैं। जब आप आंसर लिखोगे अगर ये बारीकियों को नहीं समझोगे तो आप फिर क्या करोगे, बिल्कुल अलग लिख कर आओगे, विद्रोही ऐसा लिखोगे, रिवोल्ट, आप एक रिवोल्यूशन ला दोगे, ठीक है। राइट अ नोट ऑन सेकुलरिज्म, फिर तो आप तो होता नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो ऐसी की तैसी करके आ जाओगे, ये होने ही नहीं चाहिए, इनको हटाओ यहाँ से, ये प्रिंसिपल ही नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, सब मंदिर तोड़ दो, सब धर्म तोड़ दो, बस होगा क्या, संविधान का मंदिर बनाओ। अरे डोंट गो सो हार्ड,
लाइफ इज़ वेरी इजी, इतना गुस्सा नहीं होना है। आप सब धर्म रहो, अपने हिसाब से चलो, लोगों को बेवजह का परेशान मत करो। किसी को एक्सेप्ट करना आप कर सकते हैं, जिसको एक्सेप्ट नहीं करना आप आराम से जिए। ये सिखाएंगे ना, ज़्यादा बेटर वे है। नहीं तो फिर तो ये गर्म हो जाएगा। इसलिए तो गर्म रहते हैं इन लोग, ओढ़ लेते हैं ऐसे करके सैफरन कलर का और गर्म होके निकलते हैं फिर। ये तो है रिलीजन के नाम पे जो लड़ते हैं। और नॉट ओनली अवर, हमारे यहाँ जो चल रहा है बाकी कंट्री में भी, वहाँ पर मुस्लिम्स आतंक है, उसके पहले वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हिंदुज़म तो कुछ किया ही नहीं है उसने, ये सब गलत काम। ये तो छोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं। क्रिश्चियनिटी ने पूरे वर्ल्ड में मारा है, काटा है कि आप क्रिश्चियन धर्म को अपनाओ। आज भी क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन है। मुस्लिम्स, उन्होंने तो पूरे लोगों को खड़े करके काट दिए। एक क्रूसेड हुआ था पूरे वर्ल्ड में, क्रूसेड, द वॉर ऑफ रिलीजन बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। उस समय इस्लामी लोगों ने जो क्रिश्चियन लोगों को काटा है, मतलब मज़े से काटा है। या तो इस्लाम मान लो या तो फिर, समझ लो। तो ये क्या था, उन लोगों ने भी किया। आज हम खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमको सिर्फ हिंदू धर्म ये कर, ऐसा नहीं है। उससे ज़्यादा मार खाए हैं, हमारे भी हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है कि ये तो चलता आया बहुत पहले से। बट बीइंग, आपने एक लॉ बनाना है जिससे इस लैंड में क्या हो, एक पीस हो, एक ऐसा लॉ हो जिससे पूरा का लैंड बहुत प्रॉपरली चले। वहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबको इक्वल राइट देना ही होगा। इधर वहाँ से आप अपने आप को हटा लो, या तो सबको इक्वल राइट दे दो। आप सुधारने मत जाओ। अभी ये भी आप लोग भी करना लाइफ में, इसी चीज़ को सीखना। कुछ गलत हो रहा है, आप वहाँ जाकर बोल सकते हो, पर किसी को सुधारने का नहीं कोशिश करना है। अभी अपना देखो, उस अथॉरिटी में आओगे, अपने आप राइट मिलेगा। यही चीज़ है वहाँ पे, और कुछ नहीं है। कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा अहिंसक है, हट जाओ। अब आप उसको ठीक नहीं कर सकते, क्या आर्ग्यूमेंट करोगे एक के साथ? अब जाके आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ये गलत है, हम तो सेक्युलर हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं। वो बोले अब कौन पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, जानता है शंकर भगवान को? फिर वो ऐसा बोलेगा, फिर क्या बोलोगे आप? आप भी बोलोगे तू जानता है, देखा है? कभी नहीं देखा होगा। एक फेथ है ना, एक बिलीफ है, उनका बिलीफ है, तो किसी के बिलीफ को नहीं छेड़ा जाता, किसी के फेथ को नहीं छेड़ा जाता। आप एक्सेप्ट करते हो, अच्छी बात है, आप करिए। हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, और हम भी अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हम दूसरे के धर्म को नहीं छेड़ेंगे। अगर उनको लगता है कि मून को देखकर ही सब कुछ हो जाएगा, तो मून को ही देखो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को लगता है कि स्टोन को देख के सब कुछ जाएगा, तो आप स्टोन को देखिए। एवरीवन हैज राइट्स, जैसे रहना है वैसे रहिए, ठीक है। तो सेकुलरिज्म हमको ये चीज़ सिखा रहा है कि वी शुड बी रिलीजियस न्यूट्रल, एक्सट्रीमिटीज ऑफ रिलीजन में नहीं जाना है, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन द आइडियोलॉजी ऑफ सेकुलरिज्म। The ideology of secularism called for the religious neutral state, the religious neutral state. However, the various type of neutralities, the various type of neutrality prevails due to which secularism can be classified as number 1, negative secularism, also called as Western secularism, which called for the complete neutrality, the complete detachment, not neutrality, the complete detachment of a state, from the religion, complete detachment of a state from religion. That is, इसका मतलब क्या है? That is, state
will not recognize any religion. State will not recognize any religion. State किसी भी religion को recognition ही नहीं देगा कि आप हो. क्लियर है? सेकंड बी क्या है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. राइट इन ब्रैकेट द इंडियन सेक्युलरिज्म. द इंडियन सेक्युलरिज्म. और ये हमारे यहाँ ही है, बाकी जगह कहीं नहीं देखने को मिलता. द इंडियन सेक्युलरिज्म. इट कॉल्ड फॉर, लिखेंगे, इट कॉल्ड फॉर the neutrality of state with religion, that is state will recognize all the religion and give equal protection to all of them without any favor or favoritism. ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेवर और फेवरेटिज्म, कि आपका अगर मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर है तो वो मुस्लिम रिलीजन को ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, अगर हमारे सिख प्राइम मिनिस्टर है तो सिखिज़म को फैला दिए हैं. अगर हमारे एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर तो हिंदुज़म को फैलाएंगे. सी मनमोहन सिंह, क्या सिखिज़म के बारे में कभी बात किए आप लोग? पता नहीं, आप उस टाइम पे तो आप बहुत छोटे होंगे, लेकिन फिर भी कितने भी साल के होंगे, लेकिन थोड़ा सा पता होगा ना कि मनमोहन सिंह एक टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे. कभी भी बात किया रिलीजन के बारे में उन्होंने? अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं, पर उनके टाइम में हुआ क्या कभी? दैट इज सेक्युलरिज्म. आज तो हम कर रहे हैं. आज तो स्पीच शुरू होते हैं, इलेक्शन के रैली शुरू होते हैं, जय श्री राम. तो वो आरती गा रही थी. अभी बंगाल इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर आरती गाया जा रहा था. ठीक है, पूरा का पूरा भगवान की आरती गा रहे हैं. आप तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भूल जाओ. इलेक्शन के लिए होता है, वहाँ पर कुछ लॉज लिखे कि इलेक्शन में आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो तो फिर भूल ही जाओ. यहाँ तो पूरा का पूरा आरती गा दी है. ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? सेक्युलरिज्म. और द नेक्स्ट वन इज कैपिटलिज्म. एक और वजह है जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पूंजीवाद. क्या होता है कैपिटलिज्म? एनीवन? कौन बताना चाहेगा? एनीवन बताओ. So the means of production and resources basically lies in the hands of the capitalist. And they distribute to the people? No. Okay. Anyone else? Very good. सही बता रहे हो. और कोई? जब गवर्नमेंट का ही मोटिव क्या बन जाए? प्रॉफिट. रेदर देन गिविंग सर्विसेज, इफ द गवर्नमेंट वर्क्स विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, वो होगा कैपिटलिज्म. कि क्या हो रहा है? कुछ मनी हाउसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ आपने एफिलिएशन कर लिया है और अब आप पूरे स्टेट को रन कर रहे हो फॉर द प्रॉफिट. स्टेट के रिसोर्सेज को इसलिए बेच रहे हो ताकि प्रॉफिट मिले. रेदर देन सर्विंग द पीपल, द एंटायर मोटिव इज प्रॉफिट. कैपिटलिज्म वर्ड आया मतलब क्या आता है जरूरी आपके दिमाग में? प्रॉफिट. जब भी प्रॉफिट की बात कौन करेगा? बिजनेसमैन करेगा. प्रॉफिट की बात कौन करेगा? जिसको पैसा कमाना है. पूंजीवाद बोल रहे हैं ना, प्रॉफिट. सो if the government or the state run with the motive of getting profit rather than the motive of serving the people, उसको क्या बोलेंगे? Capitalism. और such government is backed by some of the or the big business houses or the money houses of the nation. So let's write down. Capitalism is an ideology states that the state runs with the profit motives, rather than
services rather than services as a motive. Rather than services as a motive. Such state has maximum interference. Such state has a maximum interference from the big business houses. The big business houses. फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका कैपिटलिस्ट एक मोटिव होता है कि हमको सिर्फ प्रॉफिट गेन करना है। आप कौन सी एग्जाम दे रहे हो, सिविल सर्विसेज, तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए, हमको सर्विस करना है। वी डू नॉट केयर अबाउट द मनी। मोटिव तो यही है ना, सर्विस करना है। वो देखो पहले से हंस रहा है, अभी से करप्शन दिखा रहा है। ठीक है, बोला सर ऐसे कैसे आप सोच सकते हो, आपको क्या पता कितने करोड़ छापूंगा मैं। ठीक है, नहीं ठीक है, चलो वो तो बाद में आप जब सिविल सर्विसेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा। बट यू आर व्हाट यू आर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट, यू हैव टू सर्व द पीपल रेदर देन सीकिंग द प्रॉफिट फ्रॉम द पीपल्स। और यही तो हो रहा है कि लोगों को सिविल सर्वेंट बनकर वो जा रहे हैं सर्विस के लिए, एंड दे आर सीकिंग द प्रॉफिट फ्रॉम द पीपल्स। लाओ भाई 100 रुपये दे दो, टेबल के नीचे से दे दो, ऊपर से दे दो, इधर से दे दो, कान के पीछे से, पर दे दो, तभी हम साइन करेंगे। ये तो हो रहा है। फिर किस बात की सिविल सर्विसेज, फिर जाओ ना, प्रॉफिट करो ना, फिर आप कॉर्पोरेट्स में काम करो, पैसा ही कमाना है तो। सिविल सर्विसेज करने आए हो, किताबों में बड़ी अच्छी बातें लगती है, ठीक है, फिर रियल लाइफ में तो सभी कर रहे हैं। जैसे तो बोले चीज़ें गलत हो रही है। तो गवर्नमेंट हमेशा किस लिए काम करेगी, सिविल, उसका क्या होना चाहिए, सर्विस एज अ मोटिव। इसका एग्जाम्पल कैसा होता है, अभी आप यहाँ से कहाँ जाओगे, कानन पिंडारी, सपोज करो पार्क है, जू है, या हो सकता है आप किसी पब्लिक पार्क में जाइए जो गवर्नमेंट ने बनाया है, वहाँ वो चार्ज नहीं करते आपसे, और अगर चार्जेस होंगे तो बहुत कम होंगे, एकदम मिनिमल चार्ज होगा। ठीक है, जस्ट फॉर द मेंटेनेंस कॉस्ट एक फीस लेंगे छोटा सा। या गवर्नमेंट स्कूल में अगर कोई पढ़ा होगा तो देखा होगा फीस बहुत कम थे, और प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उनका मोटिव क्या था, उनका मोटिव बच्चों को पढ़ाना से ज़्यादा पैसे भी कमाना था। हमारा क्या मोटिव है, हाँ हमारा क्या मोटिव होगा, ब्लेंड ऑफ मोटिव्स। नहीं लिटरल है ना, उसमें कोई गलत नहीं है, ब्लेंड ऑफ मोटिव्स, दोनों का ब्लेंडिंग है। प्रॉफिट भी मिले, कमाना भी है, बट साथ ही साथ हम आप लोगों को एक बेटर वे में सर्विस भी देना चाहते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड नॉट बी जस्ट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, इट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रॉफिट प्लस सर्विसेज। क्योंकि यहाँ कोई बैठा है तो वो आपसे अपना कैरियर को देखता है। पीपल आर सिटिंग हियर सीइंग योर कैरियर थ्रू दिस लेंसेज। ये जो लेंस है, ये आपके लेंसेज से आपका कैरियर आपको कम दिख रहा है, इस लेंसेज से ज़्यादा दिखेगा कि ये लेंस कहाँ तक आपको दिखा रहा है। सो आई शुड टेक केयर ऑफ दिस लेंसेज, टूटे ना, उसके लिए कुछ पैसे भी चाहिए, बनवा के रहना पड़ेगा। आई शुड चेंज इट विद द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कभी घिस ना जाए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। इससे क्या है, इससे ये चीज़ें हैं देखो कि आपको पब्लिक सर्विसेज तो करनी है, और उसीलिए आपको क्या बोलेंगे, ये जो कैपिटलिस्ट मोटिव है, दिस ऑलवेज हैम्पर्स द नेशन। आपको अर्न तो करना ही पड़ेगा, बीइंग अ नेशन स्टेट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तभी लोगों की सर्विस कर पाओगे। आप ये बोलोगे कि नहीं हम अर्न ही नहीं करेंगे, अर्न नहीं करोगे तो लोगों को सर्विसेज कैसे दोगे। सो यू शुड टैक्स योर पीपल, आपको टैक्स करना पड़ेगा। ये नहीं है टैक्स देना इज नॉट अ प्रॉफिट। आप टैक्स का पैसा जमा कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास, तो कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे हो उसको। आप बोल रहे हैं मेरा सारा पैसा गवर्नमेंट ले जाती है, दोस्त टैक्स मनी अल्टीमेटली वो आपके पास ही सर्विसेज बनकर वापस आएगा। शायद आपके पास ना आए, किसी और के पास चला जाए। आपने जो टैक्स का पैसा लिया उससे कुछ प्रोग्राम्स चलेंगे, रोड्स बनेगा, रोड्स में आज गाड़ी चला रहे हो ना, तो कहाँ से बना, कभी आपके मदर फादर ने पैसे दिए थे, उसी से वो रोड बना, टैक्स का इनकम था, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आया। क्लियर हो रहा है। सो वो तो देना है, उसका मतलब कैपिटलिज्म नहीं होता है कि अब पैसे फिर क्यों लेती है सरकार हमसे, टैक्स क्यों लेती है, उसका मतलब कैपिटलिज्म नहीं होता। वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्विसेज के लिए आपको जस्ट एक चार्ज लिया जाता है। कैपिटलिज्म तब होगा जब उस चार्ज से वो बेनिफिट कमाने लगे, उससे कुछ प्रॉफिट गेन करने लगे, और ऊपर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने आप में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का एक फंड चलता है, वो PMLAD, सॉरी उसका जितने भी पार्लियामेंटेरियन का,
MPLAD, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, उसके अंदर पैसे दिए जाते हैं। आपसे खूब टैक्स लेके लगाए जा रहे हैं, लो चलो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम पे, तो पैसे वहाँ जा ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव हो सकता है। या हो सकता है कंपनी के रिसोर्सेज को आप बेच रहे हो टू द बिग मनी हाउसेस, एयरक्राफ्ट अपना एयरपोर्ट्स बेच दिया आपने, रेलवे बेच दिए प्रॉफिट के लिए, डिसइन्वेस्ट किया, वो अलग चीज़ है, डिसइन्वेस्टमेंट इज़ गुड, बट आपने प्राइवेटाइजेशन किया, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि आपने पूरे रिसोर्स को किसको दे दिया, प्राइवेट हाउस को। और प्राइवेट बना ही किस लिए, प्राइवेट का असली मोटिव क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट। तो जितने भी प्राइवेट चीज़ें वो क्या होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं। जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो क्या होते हैं, नॉन कैपिटलिस्ट, और वो क्या होते हैं, सर्विसेज होते हैं। क्लियर है, इस सारे चीज़ों को याद रखना। अभी हम पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये सारे के सारे वर्ड्स फिर घूमते घूमते हर जगह ही आएंगे। बार बार आई विल यूज द वर्ड कम्युनिज्म, बार बार आई विल यूज द वर्ड डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, ठीक है, तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए यहाँ पर, हाँ इसका मतलब ये था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भूल गए, घर जाके देखे ही नहीं। क्लियर है, क्योंकि अभी आएगा, कंटिन्यूसली आएगा ना, कि जैसे हम स्टार्ट करेंगे। बाकी हाँ, जो हमारे उसमें सब कुछ नहीं लिखा है प्रियम्बल में, प्रियम्बल में तो डेमोक्रेसी लिखा है, सेक्युलरिज्म लिखा है, चलो सोशलिस्ट को लास्ट में हमने जोड़ दिया कि हम ये भी हैं, पर अभी भी हमारे प्रियम्बल में कैपिटलिज्म कम्युनिज्म तो नहीं लिखा है, ना कि कम्युनलिज्म लिखा है। वहाँ तो एक नया वर्ड दिखेगा आपको, रिपब्लिक, और भी वर्ड्स दिखेंगे, लिबर्टी, फेटर्निटी, इक्वालिटी, सबको समझेंगे। पहले समझ लेते हैं अच्छे से, फिर पॉलिटी की पढ़ाई करते हैं। नहीं तो सिर्फ आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ने बैठ गए हैं और पता ही नहीं चल रहा है क्यों पढ़ रहे हैं पॉलिटी, बेसिक वर्ड्स ही नहीं पता है, और आधा सिलेबस हो गया, फिर आप बोल रहे हो सर वो तो लेजिस्लेचर ही समझ नहीं आया था उस समय, ये होते क्या है जब आप पढ़ाए थे। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सीखना ज़रूरी होता है, हर सब्जेक्ट्स की कुछ वर्ड जार्गन्स होते हैं, उसको इंपॉर्टेंट है उसको समझना, ठीक है, फिर सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाता है। क्लियर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, आपका स्टेट कैसा होना चाहिए, एक कंट्री कैसी हो सकती है, ठीक है, ये डिफाइन करता है। दीज आर द वेरियस आइडियोलॉजीज। क्लियर है, चलिए अभी और कुछ भी वर्ड सीखेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराया आप लोगों को। देखो ये सब चीज़ें आप कहाँ पर पढ़ते हो, अभी आपकी एक बुक थी उसमें पूरा एक चैप्टर दिया था डेमोक्रेसी पे, दिया है ना, यहाँ तो हम कितने लाइन में खत्म किया डेमोक्रेसी को, 5 to 7 लाइन्स पे, तो वहाँ पर एक चैप्टर है। तो इसलिए देखो बोलते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स हमेशा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके से वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो उस बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट आए ना आए, लेकिन उससे एक अंडरस्टैंडिंग जरूर आएगी। फिर जब आप लक्ष्मीकांत को पढ़ोगे तो डेमोक्रेसी पे उसने पूरे वो नहीं लिखा होगा, कहीं भी छोटा सा लिख देंगे, लेकिन उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर नहीं लिखा होगा। और एनसीईआरटी ने पूरा एक बुक लिख दिया है डेमोक्रेसी के ऊपर, ठीक है, इसलिए उसको जरूर पढ़ना। चलिए ये तो हो गए आपके कुछ वर्ड्स जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर स्टडिंग योर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी और कुछ सब समझाते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने पॉलिटिकल सेटअप्स में, जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है उसको समझते हैं, और जो हमारी पॉलिटी, जो स्ट्रक्चर है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर, जो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया कंट्री का, उसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो क्या है आपका यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमको पता है, ये तो पता ही है क्या है, अभी देखे थे, दैट इज द बेसिक लॉ ऑफ लैंड, बेसिक लॉ ऑफ लैंड कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, ये तो बेसिक लॉ है, बट क्या उस एक लॉ से सब कुछ चलेंगे, ऐसे बहुत सारे और भी लॉज हमको बनाने हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको कहीं पर तो वो बैठेंगे, सो लॉ बनाने के लिए कुछ और चीज़ें बनाई, ठीक है। जैसे कि क्या बनाया, एट सेंट्रल लेवल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, दो गवर्नमेंट होती है, एक ऊपर की एक नीचे की, जो सेंट्रल लेवल पे जो पूरी इंडिया की है, उस लेवल पे क्या बनाया, उनके लिए पार्लियामेंट, ठीक है। और सेम स्टेट लेवल पे क्या बनाया गया, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इट इज एट यूनियन लेवल और द सेंटर लेवल, और ये कहां पर था, स्टेट लेवल पे, ठीक है। क्लियर है,
समझना अब इसमें से चीज़ों को समझेंगे पहले अच्छे से, क्लियर है। अब ये पार्लियामेंट जो है और ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों को ही हम क्या बोल सकते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब द प्लेस वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक्स द लॉज, जहां पर लॉ बनाएंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसको क्या बोलेंगे, लेजिस्लेचर, ठीक है। सो दिस पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और इसको लिख सकते हैं स्टेट असेंबली, ठीक है। स्टेट असेंबली और तो आपका मुझसे को असेंबली बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर 2 यूनिट्स भी होते हैं, इसलिए अभी हम उसको स्टेट लेजिस्लेचर ही लिखते हैं। सो द लेजिस्लेचर इज अ प्लेस वेयर लेजिस्लेचर is a place where our elected representative makes the law। क्या बनाएंगे यहाँ पर, लॉ बनाएंगे, ठीक है। अब वो लॉ कहाँ पर बैठ के बनाते हैं, तो इसमें पार्लियामेंट में क्या होते हैं, इसके 3 हेड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि पार्लियामेंट कैसे डिवाइडेड है, लोकसभा, LS इज लोकसभा, वी हैव राज्यसभा, एंड द थर्ड इज, एक है आपका लोकसभा, एक है राज्यसभा, और तीसरा यूनिट इसमें कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली स्टेट में कौन कौन होते हैं, जैसा यहां पर लोकसभा है, सेम स्टेट में क्या होता है आपका, इन स्टेट वी हैव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वी हैव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये हर स्टेट में नहीं होता, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। एंड गवर्नर, हमारे क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो कितने हाउसेस हैं यहाँ पर, 2 हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा, जहां पर वो लोग आकर बैठते हैं। अब इसमें जो लोग आकर बैठते हैं यहाँ पर लोकसभा एंड राज्यसभा में, उनको क्या बोला जाता है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, MPs बोला जाता है। यहाँ पर जो लोग होते हैं उसको क्या बोला जाता है, MPs, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। ये दोनों में आएंगे ना, मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट, MPs, ठीक है। और मैम सॉरी नॉट MPs, मिनिस्टर नहीं, दैट इज आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उस मेंबर्स में से कुछ मिनिस्टर होते हैं, नॉट एवरीवन इज मिनिस्टर, दीज आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, नॉट द मिनिस्टर, दीज आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर है। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल में कौन बैठेंगे, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। MLAs और MLC भी लिखते हैं काउंसिल वाले के लिए, ठीक है। तो ये जो लोग हैं MP एंड MLA, क्योंकि हमारा क्या है, डेमोक्रेसी है, और ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये हमारे लिए क्या बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, कहाँ बैठकर, इस लेजिस्लेचर में। सो इनको ही हम क्या बोलते हैं, these are called as legislative, those who makes the law, those who make the law are called as legislative। और एक और क्या होते हैं, इनकी डुअल रोल होती है, एक लेजिस्लेटिव और दूसरा एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो एक और क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव। सो दे हैज द लॉज लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव। एज अ लेजिस्लेटिव दे मेक्स द लॉ, एंड एज अ एग्जीक्यूटिव दे होल्ड द वेरियस डिपार्टमेंट्स, दे बिकम द हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनमें से कुछ लोग क्या होंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे। सो दे रन द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एज अ एग्जीक्यूटिव, क्लियर है। सो दे रन द डिपार्टमेंट एज अ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड दे मेक्स द लॉ एज अ फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव। इन्हीं को ही बनाया जाएगा, अलग अलग मिनिस्ट्री दी जाएगी और मिनिस्ट्री के हेड होंगे। सो दे हैव द डुअल रोल, वन इज एज अ एग्जीक्यूटिव एंड अदर इज एज अ लेजिस्लेटिव,
इन वर्ड्स को समझना है। तो आपके पास क्या क्या वर्ड आया? लेजिस्लेचर, दैट इज द प्लेस वेयर लॉ इज कोडिफाइड। देन लेजिस्लेटिव, द पर्सन हु मेक्स द लॉ आर कॉल्ड लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? यही एमपी और एमएलए में से लोग हैं, दोज हु होल्ड द वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो लॉ बनेगा, फिर लॉ क्या होगा, उस डिपार्टमेंट को उस हिसाब से उस वहां से हम रन करेंगे। ठीक है, ये होगा। क्लियर है? एंड दिस पर्सन, ये जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है, दिस आर कॉल्ड एज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन स्टेट इज गवर्नर। हेड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन स्टेट इज गवर्नर। कि इनके सिग्नेचर और साइन के बिना कोई भी लॉ नहीं बनेगा, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं होगी। ठीक है, आप लोग सिर्फ लॉ बनाने के लिए पास कर दो बिल, आपने बोला कि लॉ बन गया, पर वो इसके साइन के बिना वो कंप्लीट एक्ट नहीं बनेगा। एक बिल एक्ट नहीं बन सकता, बिल होगा, पहले एक बिल आता है, बिल को पास करते हैं और पास करने के बाद प्रेसिडेंट जब उसमें साइन करते हैं तो क्या बनता है? एक एक्ट बनता है, एक लॉ बनता है। तो आप तो लॉ को पास कर सकते हो, पर लॉ इनके सिग्नेचर के बिना यहां पर नहीं बन पाएगा और उनके सिग्नेचर के बिना स्टेट पे नहीं बनेगा। इसलिए उनको क्या बोला गया? हेड्स, कि उनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, उनके और उनका एक सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, सो इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि सिग्नेचर उन्हीं का लगना है। सो इनके पास भी क्या है? आपका लेजिस्लेटिव पावर है, इवन वो तो लेजिस्लेचर के पार्ट है। इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इनके बिना कोई भी डिपार्टमेंट रन भी नहीं हो सकते, डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स नहीं निकल सकते। तो इनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे हेड्स बोथ द लेजिस्लेटिव एंड द, गवर्नमेंट के हेड नहीं है पर कॉन्स्टिट्यूशन के हेड है। गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन के हेड ये होते हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट और गवर्नर के नीचे पूरा का पूरा क्या काम करता है? इनके नीचे कौन से काम करते हैं? एमपी एमएलए के नीचे क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्रीज होंगी, उस मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट होगी। पर गवर्नर और प्रेसिडेंट के नीचे क्या होगी? ऑफिसर्स होंगे। उसके नीचे क्या होंगे? ऑफिसर्स होंगे। स्टेट गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करेगी, पर गवर्नर का एक लेटर आएगा आपको। इंडिया में जाओगे तो प्रेसिडेंट हाउस में आपका लास्ट सबमिट होगा। जब आप पूरा आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो लास्ट प्रेसिडेंट हाउस क्यों जाते हैं? एड्रेस वहाँ पे करते हैं ना, हमने क्या सीखा, क्या किया, सब बताते हैं प्रेसिडेंट को। थिंक अबाउट इट, विल बिकम एन ऑफिसर सर्विंग योर नेशन। पूरा आपने बढ़िया से पढ़ाई किया, आप सेलेक्ट हो गए, एंड इन द पार्लियामेंट हाउस आपको बुलाया जाएगा। आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको बुलाया जाएगा। विल गेट द लेटर कि आपको कहाँ आना है? पार्लियामेंट हाउस पे आना है, और प्रेसिडेंट उधर बैठा रहेगा, साइड में एक पोडियम होगा, एंड यू विल गो देयर एंड टॉक अबाउट योर जर्नी, क्या सीखा उस पे। एंड देयर सिट्स योर मदर एंड फादर। थिंक अबाउट इट। समझ आ रहा है कहाँ पहुंचोगे? दिस जॉब विल गिव यू दैट प्रेस्टीज। स्टार्ट करना अच्छा लगता है सब चीज़ों को, लेकिन इस सब चीज़ों को सोचो। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। वाई? बिकॉज दिस विल मोटिवेट यू। उस स्टेज के बाद ना दिखेगा नहीं दुनिया, कुछ है ही नहीं दुनिया। आप पूरी लाइफ जी लोगे उसे एक स्पीच पे, उसे पहले ही जी लोगे वैसे। ठीक है, सो ये देता है कौन? यूपीएससी। सो इसलिए पढ़ना है। पढ़ने के लिए कल बोला था ना वाई यूपीएससी, उसका फर्स्ट आंसर दिया है। क्लियर हो रहा है? सो ये कहाँ किसकी बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिससे पूरी कंट्री रन हो रही है। विल बिकम अल्टीमेटली द पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। ये एफर्ट होता है आईएएस ऑफिसर, ये एफर्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज का। अल्टीमेटली विल बिकम द पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, द आईपीएस, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। क्लियर है? तो देखो इसको पढ़ रहे हैं, तो अब किसकी बात की हमने? ऑफिसर्स की बात की। सो इनके नीचे क्या होते हैं? आपकी पूरी की पूरी एक ऑफिसर का चेन होता है। सेंट्रल लेवल्स पे होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स, स्टेट पे होते हैं स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर्स, जिनको क्या बोला जाता है? ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो हमारे सेटअप में तीसरा सेटअप क्या आया? ब्यूरोक्रेसी और द ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, और लेट मी राइट इट हियर।
क्लियर है? ऑफिसर से लिखो, अभी ब्यूरोक्रेसी मत लिखो, अभी वो सारा वर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिखाएंगे, अभी लिखोगे डर जाओगे, ठीक है? ब्यूरोक्रेसी। लेजिस्लेटर के अंदर नहीं होते, ठीक है? ये इनके नीचे होते हैं। सो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। क्लियर है? तो स्टेट गवर्नमेंट बदल जाएगी पर आप नहीं बदलोगे। मैक्सिमम दे कैन ट्रांसफर यू पर निकाल नहीं सकते। मैक्सिमम दे कैन सस्पेंड यू पर निकाल नहीं सकते। यू कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एंड इन स्टेट गवर्नर। सस्पेंशन लेटर ले लो, बैठ जाओ घर पे, लेकिन आपको निकाल नहीं सकते विदाउट इनके ऑर्डर्स के। और उसके लिए भी अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होती हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको नॉर्मल लेजिस्लेचर में मिल जाएगा, ठीक है? तो वो सब हम लोग बाद में धीरे धीरे समझेंगे। तो थर्ड कौन आ गए? हमारी ब्यूरोक्रेसी आ गई, द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती है, ठीक है? द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को चलाती है, वो कौन है? आपके वही ऑफिसर्स हैं। द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी और द ऑफिसर्स और द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है? ठीक है? पूरे कंट्री के सब लोगों का पासपोर्ट का कलर ब्लू होगा पर आपके पासपोर्ट का कलर रेड होगा। यू आर ब्यूरोक्रेट्स अगर निकालोगे तो, ठीक है? आपकी एक एक छोटी छोटी आइडेंटिटी बदल जाती है। क्लियर है? सो ये क्या है आपका? ब्यूरोक्रेसी। यहाँ तक क्लियर हुआ कि सेटअप किसको हम पढ़ने जा रहे हैं? अभी ये आया कहाँ से, अभी ये पढ़ेंगे। इनकी तो हिस्ट्री पढ़नी है, इनको ही तो पढ़ना है पॉलिटी में कि ये कहाँ से आया, ये बुक क्या चीज़ें के बारे में बोलता है, कौन से राइट्स के बारे में बोलता है, इसको बनाने वाले कौन है? हम हैं। तो लोगों के लिए उसने क्या दिया, ठीक है? इस किसके लिए बना है? ये पूरे कंट्री के लिए बना है। तो ये कंट्री के बारे में क्या बोलता है, यहाँ के लोगों के बारे में क्या बोलता है, इनको किस तरह से राइट है, इन हाउसेस का क्या वैल्यू है, प्रेसिडेंट किस लिए हैं, गवर्नर किस लिए हैं, चीफ मिनिस्टर के होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स कहाँ पर है, किस किस डोमेन में काम करते हैं, किस एजेंसी में काम करते हैं, कौन सी बॉडीज पे काम करते हैं, एंड दैट इज पॉलिटी। यू शुड स्टार्ट सब्जेक्ट फ्रॉम हियर। पहले आपको पूरा सब्जेक्ट समझ आना चाहिए, क्या हाँ हम पढ़ने क्या वाले हैं। दीक्षा क्लियर है? आप लोगों को क्लियर हो रहा है? दीक्षा 2, दीक्षा 1 एंड दीक्षा 2। आप भी ना स्पेक्स लगा लो, दोनों मास्क लगा के बैठे हो, फिर एक जैसे दिखने लगोगे, ठीक है? ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? एक क्विक रिवीजन करें, चलो कॉपी मत देखना, ठीक है? आप पीछे से लास्ट, ब्लैक शर्ट, टी शर्ट है, क्या है? टी शर्ट पहने हो? आपका फेयरवेल था कल? किसका फेयरवेल था? दिव्यांशु आपका था? ओके, आपका नाम क्या बताए थे? ओम आदित्य एंड दिव्यांशु। ओके, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दो। ओम आदित्य, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, ओम आदित्य गुप्ता। ओके, ओके, द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, एंड दैट्स इट। हॉबीज क्या आपकी? हाँ, फुटबॉल। ओके, पहले खुश रहा करो, इतना स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है कि ये क्या हो रहा है। स्माइल, सबको हंसो पहले तो, ऐसे कर लो, नीचे कर लो, मास्क कर सकते हो अभी, ठीक है? स्माइल, स्माइल प्रॉपरली, पहले वो इम्पॉर्टेंट है। कोई स्ट्रेसफुल चीज़ें नहीं पढ़ना है। जितने लाइट मन से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। स्ट्रेस लेके बैठे रहोगे, 1 साल में निकालना है, आधे साल में निकालना है, मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। लर्निंग के लिए बैठे ना, नॉलेज को गेन करेंगे, लर्न करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस लोगे तो कैसे पढ़ोगे? बिल्कुल एंजॉय करके पढ़ाई करना है। और सब क्या है, सब तो लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, उसको पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे अच्छे से, पर हमेशा एक लाइट माइंड से बैठना, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? स्ट्रेस लोगे फिर देखना उस दिन आपका कुछ क्लास समझ नहीं आएगा, और क्लास समझ में आ जाएगा तो घर जाके फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और बिल्कुल नहीं डरना है सिलेबस से। पहली बात, सिलेबस से डरते हैं लोग, सर इतना कुछ पढ़ना है, तो क्या हो गया, पढ़ेंगे ना,
सब रिलेटेड है, सब आपस में रिलेटेड है, और पढ़ते पढ़ते मज़ा आने लगेगा। तो जो है वो तो रियलिटी है, बट हम उस रियलिटी को जानते हुए पढ़ाई चालू किए ना, तो खुश रहना, भले हंसा कर। एकदम निराशा से बता रहा है माय नेम इज़, क्यों रख दिया घर वाले ओमा देते, कुछ और रख देते। चेयरफुल, बी चेयरफुल, खुशी से बताना है। ओके दिव्यांशु, आप बताओ। ओके DAV, ओके। दयानंद, हाँ DAV किसने सेटअप किया था, किसने सेटअप किया उस स्कूल चेन को? दयानंद सरस्वती। ओके चलो, दयानंद एंग्लोवैदिक नाम ही वही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जो आज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। आप सबसे पहले ओम आदित्य, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्या था वो? हिंदी इंग्लिश किसी में भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, पूरे सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। आइडिया बताओ, समझाओ मुझे। सर मेडिसिन ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, मेडिसिन ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वेरी गुड। उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूओ बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, मैंने ये पूछा है। उसके बाद बताया था एक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ISM लगा होता है, मतलब क्या होता है, किसी आइडियोलॉजी को बता रहे हैं। तो स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल से रन होगी तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। दिव्यांशु, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ISMs, द वेरियस आइडियोलॉजीज ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ा, डेमोक्रेसी। उस पर बहुत डिबेट किए थे उस समय, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ में क्या क्या पता चला हमें, व्हाट इज डेमोक्रेसी, बताइए। वेरी गुड, ओके, ठीक है ठीक है, जितना बन रहा उतना बोलो, कोई इशू नहीं, वेरी गुड। दीक्षा 2 दीक्षा 1, ठीक है। हाँ तो दीक्षा 2, आप बताओ, व्हाट इज कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म, COMMUNISM, कम्युनल नहीं, कम्युनिज्म। The state where religions are कम्युनिज्म नॉट कम्युनलिज्म, COMMUNISM, mainly run by religion. Like so, वो तो कम्युनलिज्म बता रहे हो आप। ऐसा स्टेट जो रिलीजन से रन होगा वो तो कम्युनलिज्म है, मैंने कम्युनिज्म पूछा है, उससे पहले वाला। हाँ चाइना वाला, क्या था उसमें? गवर्नमेंट होगी और गवर्नमेंट सब चीज़ को कंट्रोल करेगी। हाँ ठीक है, एंटायर थिंग और एंटायर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। खुशी, आप बताओ, सोशलिज्म। सोशलिज्म पहले यहाँ पर लिखा था, सेकुलरिज्म तो वहाँ था, रिलीजन वाला नहीं, सोशलिज्म। आप लोग बहुत पहली बार पढ़ रहे हो ना, इस पर उसको हम धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत तेज नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। सोशलिज्म में लोगों भी, हाँ और लोग को भी डिसाइड करते हैं। वेरी गुड, मतलब सारे पावर्स लोगों के हाथ में है और लोग अपने हिसाब से सोच जाते हैं। आप वेरी गुड। कैपिटलिज्म, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकुलरिज्म, आप बताओ, ऐसे ही जनरल बताना है, कुछ सेंटेंस नहीं बोलना है, जनरल आइडिया बताओ क्या है। वेरी गुड, हिंदी में बताओ, इंग्लिश कुछ भी बताओ, ऐसे बताओ, आइडिया बताओ ना, आइडिया क्या था। वेरी गुड, वेरी गुड, नेगेटिव सेक्युलरिज्म में स्टेट और रिलीजन डज नॉट कोएग्जिस्ट, whereas in positive secularism
नहीं, दे एग्जिस्ट बट स्टेट डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। एग्जिस्ट तो करते हैं पर वो डिटैच कर लेता है, रिकग्निशन नहीं देते हैं। हाँ, और उस पर पॉजिटिव में इंडिया वाला जो है सर न्यूट्रल रहती है गवर्नमेंट, अगर सपोर्ट करती है तो सब इक्वली। वेरी गुड। तो ये क्या थे, कुछ ISMs थे, ठीक है। उसके बाद ये वाला इस पे जो पढ़ रहे थे, ठीक है। अगेन आप फिर से ओम आदित्य, व्हाट इज लेजिस्लेचर? व्हाट इज लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर होता क्या है? वो जगह जहाँ पे लॉ बनता है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। व्हाट आर लेजिस्लेटिव्स? लेजिस्लेटिव क्या होते हैं? जो वहाँ पर लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या है? जो इसमें मेंबर तो होते हैं लेजिस्लेटिव हाउसेस में, पर वो क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, साथ ही डिपार्टमेंट वो हेड करते हैं। दोज आर द मिनिस्टर्स। हाँ, वो बिल्कुल वही तो होंगे। लॉ तो बन गया, वो इम्प्लीमेंट का काम तो इनको ही है। इम्प्लीमेंटर्स भी होते हैं ना वही। और एक और कौन होते हैं? ऑफिसर्स, जिसको क्या बोलते हैं हम? ब्यूरोक्रेट्स। दे आर द रियल इम्प्लीमेंटर्स, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन किसका काम है? ब्यूरोक्रेसी का काम है। ये भी क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? क्वेश्चन ये आया था अभी लास्ट UPSC में प्रीलिम्स में, द मेन वर्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पहला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, एक ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या दिया था? कि जितने जो लोग हैं, लोगों को सही सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक है। थर्ड था कि पॉलिटिक्स और आपका इकोनॉमी को इक्वली चलाना, कुछ इस तरह से सपोज करते हैं, ठीक है। अब देखो वो कंफ्यूज आपको करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स वो कंफ्यूज करेंगे। चारों स्टेटमेंट आपको लगेंगे ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, बट हमेशा किस चीज़ को फॉलो करना है? जो पढ़ा है उस स्टेटमेंट को। और यहाँ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ब्यूरोक्रेट्स और द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली टू इम्प्लीमेंट द लॉज एंड पॉलिसीज। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन उनका सबसे बड़ा काम है। वो चारों स्टेटमेंट आपको लगेंगे चारों सही हैं, ऐसा भी तो करते हैं, बट उनका मेन काम क्या है? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो डिफाइंड है। तो जो डिफाइंड है उसको टिक मारते हैं, उसको छोड़े वो 10 काम कर रहे होंगे। पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक ग्रीवांस रेडरेसल, सब लिखा होगा ऑप्शन में कि लोगों की जो समस्याएं हैं उसको दूर करना, दैट इज ग्रीवांस रेडरेसल, ठीक है। बट सब कुछ लिखा होगा, बट वो क्या कर रहे हैं? उनका मेन काम क्या है? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इसको ध्यान रखना। एग्जैक्टनेस पे होता है UPSC के एग्जाम का प्रीलिम्स को जब देते हैं तो। मेंस में तो आप लिख रहे हैं बहुत सारी चीज़, लेकिन उसमें एग्जैक्टनेस पे जाना है। पॉलिटी में हमेशा जो किताबों में लिखा है उसको ध्यान रखना है। तो द मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक द पॉलिसीज, और नॉट द पॉलिसी, टू मेक द लॉ, ठीक है। पॉलिसी नहीं, उसको एक बोलोगे लॉ, फिर वो लॉ बनेगा, ठीक है। पॉलिसी भी एक प्रकार का लॉ ही होता है, जो उसको स्टार्ट करते हैं उसके बाद आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया इन जनरल जो हमको पॉलिटी में पढ़ना है। अब एक और चीज़ आएगा जिसको बोलते हैं लॉ। लॉ क्या होता है? अभी तक तो बात की कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ। व्हाट इज लॉ? कानून क्या है? तो ऐसा बात करते हैं लॉ, इतनी सारी, ये लॉ है, वो लॉ है, बस 5 मिनट और लेंगे, ठीक है। फिर व्हाट इज लॉ? लॉ क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, हाँ वही होते हैं, और क्या, सही बात, बिल्कुल बोल रहे हो। अभी आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज लॉ, तो क्या बोलोगे? अब इसका डेफिनेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, लेकिन हम जनरल पूछ रहे हैं पढ़ाने से पहले। कल से हम स्टार्ट करेंगे द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से, कैसे स्टार्ट होता है सब कुछ। उसके पहले जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड हम उसको देख रहे हैं। व्हाट इज लॉ? ठीक बोल रहे थे आप, रूल्स, बिल्कुल। द सेट्स ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। लॉज आर द सेट्स ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर, और कुछ नहीं है, विच मस्ट बी फॉलोड एंड दैट हैज द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द लेजिस्लेचर, जिसको एक एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। क्लियर है? लॉज आर द सेट्स ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, और दे आर द प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये भी हो सकता है, बट वो कोडिफाइड है। जो लॉज आर कोडिफाइड, लिखा हुआ है, ठीक है। जो हमारे पास जो लॉज हैं उसको हम क्या देख रहे हैं?
कोडिफाइड लॉ। अब इस लॉ को कौन गाइड करता है कि लॉ सही है, लॉ गलत है? जुडिशरी। तो एक और हमारे पास क्या है कंपोनेंट? जुडिशरी। ठीक है, सो देयर आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स, वन आर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। सो आप यहाँ लॉ बना रहे हो, पर क्या लोग उस लॉ के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं? क्या किसी ने उस लॉ को ब्रीच किया है? और वेदर आपने जो लॉ बनाया, क्या उस लॉ को बनाने की आपके पास अथॉरिटी थी? और अगर आपने लॉ बनाया तो क्या वो लॉ टोटली सही है लोगों के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि इंडिया को कैसा होना चाहिए, क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है? हु विल चेक? इट इज जुडिशरी। इसलिए हमको एक और कंपोनेंट क्या चाहिए? जुडिशरी, टू लुक आफ्टर्स द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो लेजिस्लेचर, एंड ऑल्सो इट विल सीक कि लोगों की जो राइट्स है, जो जस्टिस है, दैट पीपल विल गेव ऑल द जस्टिस। ठीक है, सो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या था? फिर से अगेन वो तीन वर्ड्स क्या थे? फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ऑफ द पीपल हमने बोला इलेक्शन से हो जाएगा। बाय द पीपल, सॉरी, इज अ बाय द पीपल, सो आपने इलेक्ट किया है किसी को। फॉर द पीपल, वो हमारे लिए चलाएंगे। एंड बाय द पीपल क्या था? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो बाय द पीपल से क्या मतलब समझ आ रहा है? इलेक्टेड। एंड फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। बाय मतलब हमने बनाया है, ऑफ हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए वो लॉ है, पर अगर वो लॉ हमारे लिए तो वो लॉ हमारे से अगेंस्ट ना जाए, वो लॉ हमारे को इक्वली प्रोटेक्ट करे, इक्वली सारा बेनिफिट दे, ये एश्योर कौन कराएगा अगर कुछ लॉ को ब्रीच किया गया तो? दैट इज जुडिशरी। तो थर्ड कंपोनेंट और द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज जुडिशरी। ठीक है, सो जुडिशरी क्या होते हैं? व्हाट इज जुडिशरी? जो कि जस्टिस को एस्टैब्लिश करते हैं, दोज हु एस्टैब्लिश द जस्टिस और प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, वो क्या है आपके? जुडिशरी है। ठीक है, सो उसी तरह से हमारे पास जुडिशरी सेटअप भी है, जिसको क्या बोलते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है हाईएस्ट लेवल पे। स्टेट लेवल में क्या है? स्टेट हाई कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होते हैं? आपके सेशन कोर्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। उसके नीचे होते हैं आपके ग्राम न्यायालय। ठीक है, और इस तरह से आपका क्या किया? पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स को हमको किसके अंदर पढ़ने होते हैं? पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आया सब्जेक्ट मैटर क्या क्या था, किस किस एरिया में हम बात करेंगे, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है? क्लियर है इस सब्जेक्ट के लिए? सो दीज आर द मैटर्स एंड द इंपॉर्टेंट वर्ड जार्गन्स फॉर द सब्जेक्ट कॉल्ड इंडियन पॉलिटी। एंड टुमारो विल स्टार्ट विद द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, जो आपका पहला टॉपिक है पेपर 2 पे, द हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स एंड द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? सो टुमारो विल स्टार्ट, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज जाकर क्या करना है? जो बुक्स आपको बताया उसको रीड करना चालू करो, रीड करिए, उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, वो बेसिक रीडिंग्स है आपका, वो सेपरेटली आप करते रहना, उसको छोड़ना नहीं है। एंड ट्राई टू फिनिश द बुक्स जितने दिन में होता है। इनिशियली आई विल गो बिट स्लोअर, ताकि आप उस बुक्स को पढ़ भी पाएँ और क्लास को भी साथ ही साथ मैनेज कर पाएँ। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल।